एपिसोड 121 टू 130। अध्याय 121। एक बेतहाशा भागना। जैसे ही गर्जना सुनाई दी, पहले शांत रही जादुई जीव पर्वत श्रृंखला एक बार फिर शोरगुल से भर उठी। लगभग हर जादुई जीव जाग उठा और उनकी आवाजें हर दिशा में गूंजने लगीं। हर जादुई जीव ने आवाज निकाली, लेकिन उनमें से किसी ने भी बाघ का सामना करने की हिम्मत नहीं की। बाघ की दहाड़ सुनकर जियान चेन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। अरे नहीं, ये तो गोल्डन फर टाइगर किंग की दहाड़ है। उसकी आवाज असामान्य रूप से गंभीर थी, क्योंकि गोल्डन फर टाइगर किंग 5वीं श्रेणी का जादुई जीव था। इस जादुई जीव की खासियत यह थी कि एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर यह अपना रूप बदल सकता था और उस पल से यह एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाता था। 5वीं श्रेणी का जादुई जीव 4थी श्रेणी के जादुई जीव से बहुत अलग होता है, और जियान चेन की वर्तमान शक्ति के साथ 4थी श्रेणी के जादुई जीव का सामना करना ही मुश्किल होता, 5वीं श्रेणी के जीव का तो क्या ही। अरे नहीं, ये तो सुनहरे फर वाले बाघ राजा की दहाड़ है। भागो, जल्दी भागो, सब इधर उधर भागो, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। कैप्टन क्रॉस डर से कांपती आवाज में चिल्लाया। अपनी चेतावनी पूरी करने से पहले ही वह सुनहरे फर वाले बाघ राजा के शावक को लेकर जंगल की ओर भाग गया। यहां तक कि ज्वाला भाड़े के सैनिकों से लड़ रहे भाड़े के सैनिकों ने भी तुरंत लड़ाई छोड़ दी और क्रॉस के पीछे जंगल में चले गए। अचानक कैप्टन क्रॉस के जंगल में ज्यादा अंदर जाने से पहले ही जियान चेन एक दैत्य की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी हल्की हवा वाली तलवार चांदी की तरह चमक उठी और उसने सीधे उस आदमी के गले पर निशाना साधा। ऐसे खतरनाक समय में भी जियान चेन उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। क्रॉस का चेहरा तेजी से बदल गया और उसने अपनी तलवार लहराई। जैसे ही उसकी तलवार जियान चेन की तलवार से टकराई, क्रॉस गुर्राया, क्या तुम पागल हो गए हो? 5वीं कक्षा का जादुई दानव स्वर्ण फर बाघ राजा आ रहा है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश जारी रखी तो भागने का मौका हाथ से निकल जाएगा। जियान चेन ने क्रॉस की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, मानो उसने क्रॉस को बोलते हुए सुना ही न हो। लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की किरण में परिवर्तित हो गई और एक बार फिर क्रॉस की ओर बढ़ने लगी। क्रॉस ने बिजली की तरह तेज वारों से खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाई। बचने का समय न मिलने पर जियान चेन ने उसे कंधे में वार कर दिया और उसी समय अपने बाएं हाथ से शावक को पकड़ लिया। क्रॉस दर्द से कराहते हुए बड़बड़ाने लगा और शावक को हाथों में लिए पीछे हटता चला गया। सब लोग मिलकर इस शावक को रोको। यह शावक हमारे जोऊ भाड़े के सैनिकों के लिए खोने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनकर प्रत्येक जोऊ भाड़े के सैनिक हिचकिचाने लगे, लेकिन किसी ने भी क्रॉस के आदेशों का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया। 5 सैनिकों ने अपने पवित्र हथियारों से लैस होकर जियान चेन पर हमला कर दिया ताकि उसे रोक सकें। क्रॉस तब आसपास के जंगलों में भाग गया, जबकि अनिच्छुक भाड़े के सैनिक पहले तो पीछे रह गए, लेकिन फिर जल्दी से क्रॉस के पीछे जंगल में चले गए। क्योंकि महान संत जियान चेन के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थे, इसलिए उसने उनमें से 5 को तुरंत मार गिराया और क्रॉस का पीछा करने वाले भाड़े के सैनिकों का समूह तेजी से मक्खियों की तरह गिरने लगा। हो, पहले दूर से आती हुई बाघ की दहाड़ अब करीब आती जा रही थी, क्योंकि गोल्डन फर टाइगर किंग तेजी से पास आ रहा था। जियान चेन का चेहरा और भी चिंतित हो गया। उसने केंडल की ओर देखते हुए कहा, गोल्डन फर टाइगर किंग तेजी से इस इलाके की ओर बढ़ रहा है, ज्यादा देर नहीं लगेगी यहाँ पहुंचने में। कैप्टन केंडल, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलिए जल्दी से चलते हैं। केंडल ने फ्लेम भाड़े के सैनिकों के खून से लथपथ सदस्यों और उनके शरीर पर मौजूद कई घावों को देखा। यह अच्छा हुआ कि लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, वरना उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। सब लोग जल्दी करो और भाग जाओ। अपने खून से लथपथ घावों पर पट्टी बांधने में असमर्थ होने के कारण सभी लोग तेजी से जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन उनके शरीर पर लगे विभिन्न घावों के कारण उनकी गति उतनी तेज नहीं थी। हो, बाघ की एक और दहाड़ सुनाई दी और इस बार वह बेहद करीब था। पल भर में सभी को बाघ के उनकी ओर दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसके द्वारा उत्पन्न हवा का दबाव इतना तेज था कि पेड़ों के पत्ते जमीन पर गिर पड़े। फ्लेम मर्सिनरीज के सभी सदस्यों का चेहरा पीला पड़ गया। केंडल जान बचाकर भागते हुए पीछे मुड़कर जियान चेन की ओर देखा और अपना स्पेस बेल्ट उसकी ओर फेंकते हुए बोला, जियान चेन, हम सब में सबसे ताकतवर तुम हो, इसलिए तुम्हारे बचने की संभावना सबसे अधिक है। मैं अपना स्पेस बेल्ट तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हें इसे नष्ट करना होगा। कैप्टन केंडल को अपनी स्पेस बेल्ट उसकी ओर फेंकते देख जियान चेन उसे मना करना चाहता था, लेकिन तभी केंडल ने फिर से बोलना शुरू किया, जियान चेन, मना मत करो। अगर किसी भी तरह हम इन जंगलों से बाहर नहीं निकल पाए तो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम हमारे परिवारों का ख्याल रखना। अगर मैं यहाँ मर गया तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, वे भविष्य में चैन से नहीं रह पाएंगे, इसलिए सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। केंडल ने जियान चेन से विनती की। केंडल की ओर जटिल निगाहों से देखते हुए जियान चेन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अंतरिक्ष बेल्ट को निहारते हुए जियान चेन ने कुछ देर तक घूरते हुए कहा, अंकल केंडल, हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। वह सुनहरे फर वाला बाघ राजा हमें नहीं ढूंढ रहा है। आह, मुझे बचाओ। अचानक पीछे से मदद के लिए एक पुकार सुनाई दी। काबोल्स, वो काबोल्स था। वो दलदल में गिर गया, जल्दी करो, मेरा हाथ पकड़ो काबोल्स। एक आवाज आई। ये जियाओ दाओ की आवाज थी, जो बेहद घबराया हुआ था। ये सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। जियान चेन ने पीछे मुड़कर शियाओ दाओ की ओर देखा तो पाया कि वह दलदल में पेट के बल लेटा हुआ था और उसका हाथ दलदल की ओर फैला हुआ था। दलदल में काबोल का शरीर पूरी तरह डूब चुका था। जियान चेन का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत शियाओ दाओ की नकल करते हुए अपना हाथ दलदल में डाल दिया। हालांकि शियाओ दाओ की तरह उसके हाथ को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। काबोल्स, जियाओ दाओ ने दर्द और दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं। जियान चेन ने आह भरी और शियाओ दाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, जाओ, और फिर से दौड़ने लगा। बाकी सदस्य दुख से आहें भरने लगे और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वे जंगल में और अंदर की ओर दौड़ने लगे। हर बीता पल दौड़ने का एक और पल व्यर्थ हो रहा था।
क्योंकि लगभग रात हो चुकी थी, जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला में घना अंधेरा था और दृश्यता कम थी। रास्ते में सभी एक से अधिक बार ठोकर खा चुके थे, लेकिन हर कोई गिरने के तुरंत बाद उठ खड़ा हुआ और दौड़ना जारी रखा। कुछ ने नीचे दलदल से बचने के लिए पेड़ों की शाखाओं पर दौड़ने का फैसला किया। कुछ देर बाद जियान चेन का पैर अचानक रुक गया, जिससे उसकी आगे बढ़ने की गति रुक गई। जियान चेन, तुम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हो? जल्दी करो और दौड़ो, केंडल ने चिंता से कहा। जियान चेन कुछ नहीं बोला और आगे की ओर इशारा किया। केंडल ने जियान चेन की उंगली की ओर देखा तो उसे आगे 10 भाड़े के सैनिकों की धुंधली आकृतियां दिखाई दी जो थकावट से हौंफ रहे थे। ये जोऊ के भाड़े के सैनिक हैं, जियान चेन ने कहा। केंडल की आंखों में ठंडी चमक आ गई और वह गुर्राते हुए बोला, तो ऐसा है, वे भाग नहीं रहे हैं, तो वे वहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं? वे भाग नहीं सकते, उनके आगे का रास्ता चौथे दर्जे के जादुई जीव ने रोक रखा है। यहाँ चौथे दर्जे का जादुई जीव क्यों है? चलो घूमकर चलते हैं। जियान चेन पास की एक शाखा पर कूद गया। हो, पीछे से एक और बाघ की दहाड़ सुनाई दी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा करीब से। दहाड़ इतनी तेज थी कि ज्वाला भाड़े के सैनिकों के कान के पर्दे हिल गए, जिससे वे एक पल के लिए बहरे हो गए। दहाड़ के बाद एक विशालकाय आकृति पीछे से अचानक प्रकट हुई और जोऊ भाड़े के सैनिकों की ओर बढ़ गई। दहाड़ के तुरंत बाद जोऊ भाड़े के सैनिकों के सभी सदस्य जमीन पर गिर पड़े और उनमें से एक को बाघ के विशाल जबड़े ने हवा में उठा लिया। अच्छा नहीं हुआ, गोल्डन फर टाइगर किंग बहुत तेज है, उसने बहुत कम समय में ही हमें गति में पीछे छोड़ दिया। चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो कोई मौका नहीं बचेगा। उस धुंधली आकृति को देखकर जियान चेन चौंक गया और तुरंत बिना किसी झिझक के पास की झाड़ियों में कूद गया। आगे जोऊ के वे भाड़े के सैनिक जो एक पल पहले तक पूरी तरह से जीवित और स्वस्थ थे, सुनहरे फर वाले बाघ राजा के चंगुल में फंस गए थे। अब केवल वही भाड़े का सैनिक बचा था जिसने शावक को पकड़ रखा था, क्रॉस। गोल्डन फर टाइगर किंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। जो लोग ग्रेट सेंट स्तर पर या उससे नीचे थे, वे इसके एक भी वार को सहन नहीं कर सकते थे। क्रॉस के बाएं हाथ में शावक था, जबकि उसके दाहिने हाथ में एक तलवार थी जो शावक की गर्दन को भेदने के लिए तैयार थी, जिससे गोल्डन फर टाइगर किंग और उसके बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। सुनहरे फर वाले बाघ राजा की लंबाई 4 मीटर थी, लेकिन रात के अंधेरे के कारण बाघ का पूरा शरीर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं। क्रॉस को गुस्से भरी निगाहों से घूरते हुए उसने क्रॉस के हाथों में मौजूद शावक के साथ जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। 5वें दर्जे के जादुई प्राणी के रूप में उस स्थिति को समझने का पर्याप्त ज्ञान था। पीछे हटो, जल्दी करो और पीछे हटो, नहीं तो हम सब यहीं मर जाएंगे। क्रॉस ने सुनहरे फर वाले बाघ राजा को घूरते हुए भय से चीख मारी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और माथे से पसीना टपक रहा था। आओ आओ, शावक क्रॉस के हाथों में छटपटाने लगा। उसे भी थोड़ा डर लगने लगा था। हालांकि क्षमता के हिसाब से वह 5वीं श्रेणी का जादुई प्राणी था, फिर भी वह छोटा था और इस समय उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं थी। सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने हार नहीं मानी, लेकिन तभी क्रॉस ने अपने होंठ काटे और अपनी तलवार से दबाव डाला, जिससे शावक के शरीर से सुनहरे फर के कुछ रेशे कटकर अलग हो गए। सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने हड़बड़ी में गुर्राते हुए धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि उसकी आंखों में लालिमा और भी तीव्र हो गई थी। क्रॉस के पीछे एक और 4थी श्रेणी का बाघ था जो उसे इस तरह घूर रहा था जैसे कोई बाघ अपने शिकार को घूरता है। अध्याय 122, केंडल की मृत्यु। सुनहरे फर वाले बाघ राजा को पीछे हटते देख क्रॉस ने राहत की सांस ली। इस समय उसका दिल जोर से धड़क रहा था, और अगर कोई उसके पीछे खड़ा होता तो उसे यह आवाज़ साफ सुनाई देती। हताशा के इस क्षण में क्रॉस लगभग जीवन के अंत के करीब था। फिर भी अब वह खुश था क्योंकि वह सफल हो गया था। लेकिन साथ ही खुश होने का यह सही समय नहीं था, क्योंकि शावक के कारण सुनहरा फर वाला बाघ राजा कुछ समय के लिए रुका हुआ था, जबकि उसके पीछे मौजूद चौथे दर्जे का बाघ नहीं रुका था। क्रॉस के पास चौथे दर्जे के बाघ को पीछे हटाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह कोई भी जल्दबाजी न करे, अन्यथा इसका परिणाम बुरा हो सकता था। इस समय गोल्डन फर टाइगर किंग की आंखें क्रोध से लाल थीं, और अनुभवी क्रॉस जानता था कि बाघ अत्यधिक क्रोधित अवस्था में है। केवल शावक की मौजूदगी के कारण ही वह आवेग में आकर ऐसा नहीं कर रहा था। वह शावक क्रॉस का रक्षक था, और अगर वह उस पर से अपना नियंत्रण खो देता तो क्रॉस जानता था कि इसके बाद जो होगा वह उसके जीवन का अंत होगा। मृत्यु के खतरे के बावजूद क्रॉस अजीब तरह से शांत था और सोच रहा था कि आगे क्या करना है। ऐसी स्थिति में होने के बावजूद जहां मृत्यु लगभग निश्चित थी, उसने जीने की इच्छा नहीं छोड़ी थी। जब तक मौका था वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि सब कुछ देखते हुए जीने का यह मौका बहुत ही कमजोर था और उसे यकीन नहीं था कि वह बच पाएगा या नहीं। फिर क्रॉस की नज़र पास ही खड़े फ्लेम मर्सिनरीज पर पड़ी। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उसने तुरंत शावक को उनकी ओर उछाल दिया। जैसे ही क्रॉस ने हिलने की कोशिश की, भयंकर सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने हमला बोल दिया। तुरंत क्रॉस की ओर दौड़ते हुए उसने अपने दोनों पंजे क्रॉस के कंधों पर पटके, जिससे उसके कंधों पर गहरे घाव हो गए। बाघ ने इतनी जोरदार दहाड़ मारी कि क्रॉस की सांसें रुक गईं। गोल्डन फर टाइगर किंग की हरकत से क्रॉस का चेहरा पीला पड़ गया और वह मानसिक रूप से सुन्न होने लगा। उसने शावक को फ्लेम मर्सिनरीज के हवाले कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि गोल्डन फर टाइगर किंग अपना निशाना बदल देगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि बाघ इतनी तेजी से हरकत करेगा। शावक को फेंकते ही बाघ उसके ठीक सामने आ गया। उसी क्षण क्रॉस समझ गया कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। आओ आओ, क्रॉस द्वारा फेंके जाने के बाद शावक डर के मारे चीखने लगा। भारहीनता के एहसास ने शावक को इतना भयभीत कर दिया था कि वह पहले से भी अधिक जोर से चीखने लगा। शावक को हवा में उठते और फिर नीचे की ओर गिरते देख बाघ की लाल आंखें भयभीत हो गईं और वह घबरा गया। एक ही दहाड़ के साथ वह क्रॉस के शरीर के ऊपर से छलांग लगाकर हवा में उड़ते शावक का पीछा करने लगा।
अपने कंधों से बोझ हत्ते देख क्रॉस कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। सुनहरे फर वाले बाघ राजा को शावक का पीछा करते देख वह तुरंत होश में आया और उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। कंधों में तेज जलन के बावजूद उसने अपने हाथों और पैरों को जमीन पर जोर से पटका और खड़ा हो गया। लंगड़ाते हुए जंगल में चला गया और फिर आंखों से ओझल हो गया। क्रॉस को झाड़ियों में भागते देख रास्ता रोके खड़ा चौथी श्रेणी का बाघ बेचैनी से अपने दोनों पंजे जमीन पर पटकने लगा और उसका पीछा करने के लिए बेताब हो गया। लेकिन सुनहरे फर वाले बाघ राजा के क्रोध को देखकर उसने अपनी इच्छा को दबा लिया। यद्यपि उनमें शुरू में कुछ बुद्धि होती है, फिर भी चौथी श्रेणी के जादुई जीव बहुत मूर्ख होते हैं। समस्याओं को सुलझाने की उनकी क्षमता किसी परिपक्व मानव की तुलना में कहीं कमजोर होती है। सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने उसे केवल रास्ते में खड़े लोगों के समूह को रोकने के लिए कहा था, लेकिन भागने की कोशिश करने वाले किसी का भी पीछा करने के लिए नहीं कहा था। सुनहरे फर वाले बाघ राजा से कोई और आदेश आने से पहले ये कम बुद्धि वाला चौथी श्रेणी का बाघ क्रॉस को भागते हुए असहाय होकर देखता रह गया। उसका पीछा करना भी चाहता तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही कैप्टन केंडल घनी झाड़ियों में गायब होने वाले थे, एक काली सी आकृति उनके ऊपर से गुजरी और उनकी छाती पर वार करने के बाद जमीन पर गिर पड़ी। इसके जवाब में कैप्टन केंडल ने सहज ही अपना हाथ बढ़ाकर उस चीज को उठाने की कोशिश की जो उन्हें लगी थी। जैसे ही उनका हाथ उस काली वस्तु से टकराया, वे समझ गए कि वह क्या है और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अरे बाप रे, ये तो गोल्डन फर टाइगर किंग का शावक है। इस समय तक गोल्डन फर टाइगर किंग का शावक अब कोई कीमती चीज नहीं रह गया था, बल्कि लोहे का एक धधकता हुआ टुकड़ा बन गया था। जो भी उसे छूता वह जल जाता। जैसे ही केंडल ने शावक को वापस फेंकने का फैसला किया, एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और एक काली आकृति तुरंत उसकी ओर झपटी। बाघ के विशाल बदबूदार मुंह ने तुरंत केंडल की छाती पर काट लिया। केंडल के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसके शरीर का पूरा ऊपरी हिस्सा सुनहरे फर वाले बाघ राजा के जबड़ों में था और उसके बेहद नुकीले दांत केंडल के शरीर में गहरे धंस गए थे। उसके घावों से फव्वारे की तरह खून बहने लगा, जिससे उसके शरीर का पूरा ऊपरी हिस्सा खूनी लाल रंग से ढक गया। कैप्टन केंडल, अंकल केंडल। केंडल के शरीर के ऊपरी हिस्से को बाघ द्वारा काटे जाने को देखकर फ्लेम मर्सिनरीज के प्रत्येक सदस्य ने दिल दहला देने वाली आवाज में चीखते हुए घृणा से बाघ को घूरा। ज्वाला भाड़े के सैनिकों की दिल दहला देने वाली चीखें जियान चेन के कानों तक पहुंची, जो तुरंत भयभीत चेहरे के साथ झाड़ियों से पीछे हट गया। केंडल को शरीर के ऊपरी हिस्से पर जख्मों से बुरी तरह घायल और खून बहते देख जियान चेन ने घबराकर जोर से चिल्लाया। उसके दाहिने हाथ में तुरंत ही लाइट विंड स्वॉर्ड प्रकट हो गई और तलवार की ऊर्जा उसके ब्लेड के चारों ओर लिपटते ही एक शक्तिशाली चांदी जैसी चमक के साथ विस्फोट हो गया। वूश! जियान चेन की हथेली से तलवार मानो एक बुद्धिमान अमर तलवार में परिवर्तित होकर अलग हो गई और सुनहरे फर वाले बाघ राजा के सिर की ओर उड़ गई। तलवार की ऊर्जा से भरपूर तलवार जैसे ही बाघ के सिर पर लगी, वह केवल उसके फर की एक पतली परत को ही भेद पाई, जिससे उसे व्यावहारिक रूप से कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। हालांकि जियान चेन की आत्मा तलवार उसके सामान्य हमलों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी गोल्डन फर टाइगर किंग एक 5वीं श्रेणी का जादुई प्राणी था। चूंकि जियान चेन केवल एक मध्यम स्तर का महान संत था, इसलिए उसे गंभीर चोट पहुंचाना असंभव था। सिर में हल्का दर्द महसूस करते हुए बाघ की आंखें जियान चेन को देखते ही लाल हो गईं। उसने पूरी ताकत से केंडल के शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। केंडल के शरीर का ऊपरी हिस्सा तुरंत सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने निगल लिया, जबकि उसका निचला हिस्सा तुरंत जमीन पर गिर गया। चारों ओर खून बहने लगा। अंकल केंडल! केंडल के शरीर का निचला हिस्सा जमीन पर गिरते देख समूह में मौजूद सभी लोगों ने भय से चीख मारी और उनकी आंखों में पीड़ा के आंसू आ गए। बाघ गुर्राया और जियान चेन की ओर छलांग लगाए। प्रोफाउंड स्टेप्स का उपयोग करते हुए जियान चेन बाघ के हमले से बचने के लिए कुछ दूर तक तेज गति से उड़ गया। उसी समय घूमती हुई लाइट विंड स्वॉर्ड हवा में ही चांदी की एक लकीर में बदल गई और बाघ के सिर की ओर एक बार फिर से तेज गति से बढ़ी। हालांकि जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड बाघ के सिर में घुसने ही वाली थी, गोल्डन फर टाइगर किंग की पूंछ पलक झपकते ही गायब हो गई और एक जोरदार प्रहार के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड से टकराए। क्लैंग! बाघ की दिखने में कोमल पूंछ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। जब लाइट विंड स्वॉर्ड उससे टकराई तो एक तीखी आवाज हुई। तलवार कुछ मीटर दूर जा गिरी, क्योंकि उसके चारों ओर की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा गायब हो गई और तलवार एक बार फिर अपने सामान्य रूप में लौट आए। जियान चेन का शरीर थोड़ा कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें निकलने लगी, क्योंकि उसके पवित्र हथियार को चोट पहुंची थी। उसकी प्रकाश पवन तलवार उसकी साधना का प्रतीक थी और अपनी आत्मा का उपयोग करके उसे नियंत्रित करने के बाद इस अवस्था में उसे कितना भी नुकसान क्यों न हो, जियान चेन को उसका सीधा परिणाम भुगतना पड़ता था। हालांकि बाघ की पूंछ सीधे जियान चेन पर नहीं लगी थी, लेकिन प्रकाश पवन तलवार को जो नुकसान हुआ था वह स्पष्ट रूप से उसकी सहनशक्ति से परे था, जिससे जियान चेन को अतिरिक्त क्षति सहन करनी पड़ी। सुनहरे फर वाला बाघ राजा अपनी परछाई के साथ ही गायब हो गया और इतनी तेज गति से जियान चेन की ओर बढ़ा जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता था। उसके दोनों पंजे तुरंत ही विनाशकारी शक्ति के साथ जियान चेन की छाती पर आ गिरे। जियान चेन ने हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह गोल्डन फर टाइगर किंग से धीमा था। पहले लगी चोटों के कारण वह बाघ के हमले से पूरी तरह नहीं बच पाया। बाघ के पंजे ठंडी हवा लेकर जियान चेन की छाती पर जा गिरे। उसी क्षण उसकी छाती बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गई और उसकी हड्डियों के कुछ हिस्से दिखाई देने लगे। दर्द से कराहते हुए जियान चेन का चेहरा पीला पड़ गया। 5वीं श्रेणी के जादुई दानव के सामने जियान चेन के पास खुद को बचाने का कोई उपाय नहीं था, और यहाँ तक कि जिस आत्मा तलवार पर उसे इतना गर्व था, वह भी सुनहरे फर वाले बाघ राजा पर एक छोटा सा घाव भी नहीं छोड़ पाए। जियान चेन, जल्दी भागो, मैं तुम्हारे लिए समय लपक लूंगा। शियाओ दाओ ने अचानक चिल्लाते हुए अपना छोटा खंजर निकाला और बाघ के शरीर पर वार करने के लिए उठाया। अध्याय 123, ज्वाला भाड़े के सैनिकों का विनाश।
जियान चेन, जल्दी भागो, मैं तुम्हारे लिए कुछ देर रुकवा दूंगा। शियाओ दाओ ने अचानक चिल्लाते हुए अपना छोटा खंजर निकाला और बाघ के शरीर पर वार करने के लिए उसे उठाया। हालांकि 5वें दर्जे के स्वर्णिम फर बाघ राजा पर शियाओ दाओ की संशक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि जब खंजर बाघ के शरीर में घुसा तब भी कोई निशान नहीं दिखाई दिया। जैसे ही बाघ शियाओ दाओ की ओर उड़ा, उसकी पूंछ एक बार फिर गायब हो गई। सुनहरे फर वाले बाघ राजा की पूंछ शियाओ दाओ की छाती से टकराए और जोरदार आवाज गूंज उठी। उसकी छाती पर लिपटे कपड़े फट गए और उस पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पूंछ ने उसकी छाती की हड्डियों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उसके शरीर के आंतरिक अंगों को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब शियाओ दाओ हवा में 10 मीटर ऊपर उड़कर एक पेड़ से टकराया तो उसके मुंह से खून और उसके आंतरिक अंगों के टुकड़े बाहर निकले। शियाओ दाओ को इतनी दयनीय हालत में देखकर जियान चेन का चेहरा पीला पड़ गया और वह सदमे से चिल्ला उठा। लेकिन जैसे ही वह शियाओ दाओ के घावों का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ा, बाघ अचानक उसके पास प्रकट हुआ और बेरहमी से उस पर हमला कर दिया। बाघ के जबड़ों से खून की दुर्गंध आ रही थी, जिससे जियान चेन को सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। पलक झपकते ही सीने में असहनीय दर्द सहते हुए जियान चेन ने खुद को दाईं ओर धकेलकर वार से बचने की कोशिश की। जमीन पर लुढ़कते हुए वह गोल्डन फर टाइगर किंग से दूर हट गया। बाघ जैसे 5वीं श्रेणी के जादुई दानव के सामने जियान चेन बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर सका। जिस सोल स्वॉर्ड पर उसे इतना गर्व था कि वह गोल्डन फर टाइगर किंग के लिए जरा भी खतरा नहीं बन पाया, उससे दोनों जातियों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। तुम लोग जल्दी भागो, मैं तुम्हारे लिए समय रोक देता हूँ, जियान चेन ने अपने पीछे खड़े ज्वाला भाड़े के सैनिकों पर चिल्लाते हुए कहा। जियान चेन की आवाज़ सुनकर सब लोग अचंभित होकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन इसके अलावा वे हिले डुले नहीं। जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला से निकलने में अभी काफ़ी दूरी बाकी थी, लेकिन उनकी गति को देखते हुए वे 5वें दर्जे के जादुई राक्षस से कैसे बच निकलेंगे। ये ठीक नहीं है जियान चेन, हम सब में से सिर्फ तुम्हारे पास ही बचने का मौका है। मैं गोल्डन फर टाइगर को रोकूंगा और तुम जल्दी से भाग जाओ। बस हमारे लिए बदला लेना याद रखना। हुपो ने अपने हाथ में पवित्र हथियार लिए चिल्लाते हुए अपनी आसन मृत्यु के प्रति अपनी दृढ़ता दिखाई। हम में से कोई भी 5वें दर्जे के जादुई जानवर से पीछा नहीं छुड़ा सकता, इसलिए हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। सब लोग आओ और गोल्डन फर टाइगर किंग को रोको, जियान चेन के जाने पर उसकी रक्षा करो। वीर हुपो को बाघ की ओर दौड़ते देख सभी की आंखों में निराशा का भाव था। हुपो सही कह रहा है, चाहे हम कुछ भी कर लें, आज हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसे में क्यों न हम एक शानदार अंत में अपने प्राणों का बलिदान देकर जियान चेन की रक्षा करें। सब आगे बढ़ो, शेर को रोको। चांगनिंग फैंग ने अपनी विशाल तलवार उठाते हुए दहाड़ लगाई और हुपो का पीछा किया। जियान चेन, हमारा बदला लेना याद रखना। हुपो और चांगनिंग फैंग के वीरतापूर्ण कार्यों ने मानो बाकी भाड़े के सैनिकों को भी प्रेरित कर दिया था। एक के बाद एक उनके चेहरों पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था, मानो वे मृत्यु को भी चुनौती दे रहे हों, और फिर वे सुनहरे फर वाले बाघ राजा का पीछा करने लगे। सभी सदस्यों को बाघ पर बेखौफ होकर हमला करते देख जियान चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। तुरंत संभल कर उसने दहाड़ लगाई, बिल्कुल नहीं, सब भाग जाओ, मैं अभी भी थोड़ी देर के लिए इसे रोक सकता हूँ। जियान चेन ने तुरंत लाइट विंड स्वॉर्ड से संपर्क साधा, जिससे तलवार की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा एक बार फिर हवा में उठने लगा। हालांकि तलवार को देखते ही सबको पता चल गया कि ऊर्जा की मात्रा पहले से कम थी। हालांकि जियान चेन की तलवार नाम की उस अजीब चीज को सभी ने देख लिया था, लेकिन उस समय इसके बारे में परवाह करने का कोई मतलब नहीं था। जियान चेन, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा न हो कि हमारी बलि व्यर्थ ही चली जाए। चांगनिंग फैंग ने एक बार फिर पुकार लगाई। बाघ की लाल आंखें उस पर हमला करने वाले मनुष्यों को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रही थी, हालांकि उसने कुछ भी करने के लिए अपना एक पंजा भी नहीं हिलाया। हुपो सबसे पहले बाघ के शरीर तक पहुंचा। एक जोरदार चीख के साथ उसके शरीर में मौजूद संशक्ति उसकी युद्ध कुल्हाड़ी में समा गई और तुरंत बाघ के शरीर पर प्रहार कर दी। हालांकि हुपो ने गोल्डन फर टाइगर किंग के शरीर पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन उससे केवल कुछ ही बाल कट पाए। चूंकि वह केवल एक महान संत था, इसलिए इस 5वें दर्जे के जादुई जीव को अधिक नुकसान पहुंचाने की संभावना बहुत कम थी। कुछ ही देर बाद बाकी ज्वाला भाड़े के सैनिकों ने अपने पवित्र हथियारों से बाघ के शरीर पर हमला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हुपो को छोड़कर, जो उसके शरीर से कुछ बाल काटने में कामयाब रहा था, बाकी कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका और बाघ बिल्कुल भी नहीं हिला। सबके चेहरे राख जैसे लाल हो चुके थे। वे बहुत पहले से जानते थे कि 5वें दर्जे के जादुई जीव की शक्ति बहुत अधिक होती है, लेकिन उस पल ही उन्हें उसकी शक्ति की असलियत का एहसास हुआ। सुनहरे फर वाले बाघ राजा की रक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी। असल बात तो ये थी कि ज्वाला के भाड़े के सैनिक कुछ भी बड़ा करने में असमर्थ थे। सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने गरजते हुए अपना पंजा आगे बढ़ाया और वहां मौजूद सबसे कमजोर सदस्य युन जुवान की छाती पर वार किया। उसका दिल तुरंत कई टुकड़ों में बिखर गया और बाघ फिर से गायब हो गया, जहां जोहू दाकाई खड़ा था। एक और तीखी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी जब बाघ की पूंछ ने जोहू दाकाई के शरीर को हवा में दूर तक उछाल दिया। शियाओ दाओ की तरह उसकी छाती भी पूरी तरह से धंस गई थी और उसके आंतरिक अंग भी चकनाचूर हो गए थे। भाई, जोहू शियाओकाई ने दुख से कराहते हुए कहा और फिर गुस्से में बाघ की ओर मुड़ गया। गुर्राते हुए उसने अपनी विशाल तलवार उठाई और बाघ पर वार करने का प्रयास किया, लेकिन बाघ के लिए जोहू शियाओकाई का हमला खुजली मिटाने जैसा था और उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फ्लेम मर्सिनरीज के खिलाफ गोल्डन फर टाइगर किंग केवल सबसे बुनियादी हमलों और काटने का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बावजूद फ्लेम मर्सिनरीज के पास पलटवार करने की कोई क्षमता नहीं थी और इतने कम समय में ही 3 लोग बाघ के हाथों मारे जा चुके थे, जिससे लड़ने के लिए केवल 5 लोग ही बचे थे। जियान चेन, जल्दी जाओ, हमारे वीर बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो, चांगनिंग फैंग ने वहीं खड़े जियान चेन पर दहाड़ते हुए कहा। जियान चेन, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो?
जल्दी करो और जाओ। याद रखना, भविष्य में जब तुम और शक्तिशाली हो जाओगे तो वापस जंगल में आना और इस सुनहरे फर वाले बाघ राजा को मारकर उसका राक्षसी मूल ले लेना। हुपो चिल्लाया, इससे पहले कि बाघ का जबड़ा उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर टूट पड़ा। एक जोरदार पकड़ के साथ हुपो का मजबूत शरीर 2 टुकड़ों में बंध गया क्योंकि बाघ ने उसके ऊपरी हिस्से को निगल लिया। हुपो की मृत्यु देखकर जियान चेन का शरीर शोक से कांप उठा। उसने ज्वाला भाड़े के सैनिकों के बचे हुए कुछ सदस्यों को देखा। हताशा में अपने होंठ दबाते हुए उसने अपनी प्रकाश पवन तलवार को वापस अपने हाथ में लिया और तुरंत जंगल में गायब हो गया। उसका मन जानता था कि अगर वह पीछे भी रुक जाए तो भी कुछ नहीं बदलेगा। वह भी दूसरों के साथ ही मरेगा क्योंकि 5वें दर्जे के जादुई राक्षस का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। हालांकि फ्लेम मर्सिनरी में से हर एक गोल्डन फर टाइगर किंग को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था ताकि जियान चेन को भागने के लिए कुछ समय मिल सके। ये बात जियान चेन को उस दर्द से कहीं ज्यादा पीड़ा दे रही थी जो टाइगर ने उसके साथ किया था। जंगल में प्रवेश करते ही जियान चेन ने अपने पीछे से आ रही चीखों को अनसुना करते हुए पूरी ताकत से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जंगल में घासें बहुत थीं और सबसे छोटी घास भी उसकी आधी ऊंचाई तक पहुंच रही थी। जियान चेन के सीने में असहनीय दर्द हो रहा था, फिर भी वह पेड़ों का सहारा लेकर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यह न केवल जमीन पर चलने से तेज था बल्कि नीचे दलदली जमीन से बचने का भी एक तरीका था। जियान चेन के जंगल में भागने के 10 सांसों के भीतर ही बाघ की तेज दहाड़ सुनाई दी। ऐसा प्रतीत हुआ कि बाघ जियान चेन के करीब आ रहा था। ये जानकर जियान चेन का चेहरा बिगड़ गया कि गोल्डन फर टाइगर किंग ने ज्वाला भाड़े के सैनिकों को पहले ही निपटा दिया होगा और दृढ़ता से जियान चेन का पीछा कर रहा होगा। गोल्डन फर टाइगर किंग बेहद तेज था। जियान चेन के अपने विचारों को पूरा करने से पहले ही वह बाघ के जंगल में दौड़ने की हल्की सी आवाज सुन सकता था जिससे एक तेज हवा चल रही थी जो आसपास की घास को समतल कर रही थी। जियान चेन का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने सोचा 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के सामने भागने के अलावा जीतने का कोई और रास्ता नहीं था। और अभी सुनहरे फर वाले बाघ राजा की भयानक गति को देखते हुए अगर वह भागना भी चाहता तो उसके पास भागने की शक्ति नहीं थी। आखिर गति तो बाघ जैसे जादुई जीव की विशेषता होती है और 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के लिए तो और भी अधिक। उसकी संत शक्ति उसके शरीर के चारों ओर और भी तेजी से लिपट गई जिससे जियान चेन की गति 3 गुना बढ़ गई। इस समय वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था जितनी तेज गति वह जुटा सकता था। साथ ही वह किसी बचाव के उपाय के बारे में सोचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी देर बाद भी जियान चेन को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। जब तक उसका सामना किसी ऐसे प्राणी से न हो जाए जो कम से कम पृथ्वी संत मास्टर स्तर का हो या कोई ऐसा अन्य प्राणी जो स्वर्णिम फर बाघ राजा का मुकाबला कर सके, तब तक उसके बचने का कोई मौका नहीं होगा। स्वर्णिम फर बाघ राजा की गति को देखते हुए उसे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के बाहर गोल्डन फर टाइगर किंग के समान स्तर के अर्थ सेंट मास्टर या किसी अन्य जादुई जानवर से मिलने की संभावना न के बराबर थी। पीछे से सुनहरे फर वाले बाघ राजा की एक और दहाड़ सुनाई दी। इस बार जब जियान चेन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने बाघ के विशाल शरीर को अपने से 20 मीटर की दूरी तक आते हुए देखा। जियान चेन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसे मौत से डर नहीं लगता था। वह एक बार मर चुका था, इसलिए दोबारा मरना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग थे जिनकी उसे चिंता थी, इसलिए वह अभी इस तरह मरना नहीं चाहता था। अचानक बाघ एक धुंधली सी आकृति में तब्दील हो गया और जियान चेन की ओर छलांग लगा दी। अध्याय 124 शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा। जियान चेन हवा में ही अटका हुआ था और किसी और दिशा में हिलने डुलने में असमर्थ था। गोल्डन फर टाइगर किंग इतना तेज था कि जियान चेन के लिए उससे बचना नामुमकिन था। हताशा के क्षण में जियान चेन ने अचानक दोनों हाथों को बाहर की ओर फैलाते हुए बाघ के सिर पर प्रहार किया और पीछे की ओर लगने वाली शक्ति का उपयोग करते हुए खुद को और भी तेजी से आगे धकेल दिया, जिससे वह बाघ के खूनी जबड़ों से बच निकला। जमीन पर गिरते ही उसके पैर थोड़े लड़खड़ा गए। जियान चेन के संभलने से पहले ही एक जोरदार झटका उसके सीने पर लगा। उसे कुछ दिखाई भी नहीं दिया और वह गोली की तरह पीछे की ओर उछल गया। उसके कपड़े फट चुके थे और उसका सीना एक बड़े गड्ढे में बदल गया था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसका आगे का हिस्सा ही उसकी पीठ हो। तुरंत ही एक और जोरदार झटका उसके शरीर में दौड़ा और पल भर में उसके आंतरिक अंगों को चकनाचूर कर दिया। जियान चेन लगभग 30 मीटर आगे जाकर एक पेड़ के तने से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होकर जमीन पर गिरते समय उसका सिर पेड़ की एक शाखा से जोर से टकराया। सुनहरे फर वाले बाघ राजा का इरादा जियान चेन को छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। जियान चेन की ओर बढ़ते हुए उसने उसे खाने की तैयारी में अपने जबड़े चौड़े कर लिए। जैसे ही बाघ जियान चेन को काटने ही वाला था, जियान चेन से नीले और बैंगनी रंग की हल्की हल्की चमक उठी। हालांकि चमक बहुत धीमी थी, फिर भी रात के इस समय वह बेहद आकर्षक लग रही थी। जैसे ही ये दोहरी चमक प्रकट हुई, उसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया और अचानक तलवार की ऊर्जा का एक प्रबल प्रवाह पूरे क्षेत्र में फैल गया। लेकिन जितनी तेजी से यह ऊर्जा आए उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। उसी समय सुनहरे फर वाले बाघ राजा के मुख से एक भयानक चीख निकली और उसकी आंखों में डर का एक दुर्लभ सा निशान दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे बाघ को गहरा सदमा लगा हो और वह तुरंत 10 मीटर पीछे हट गया। उसकी स्तब्ध आंखें बेहोश जियान चेन को घूर रही थीं। पहले लाल रंग की उसकी आंखें फिर से साफ हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। अचानक सुनहरे फर वाले बाघ राजा के शरीर से लगातार खून बहने लगा। उसका पहले पूरी तरह सुनहरा फर अब खून से सना हुआ लाल हो गया था और उसका शरीर अनगिनत घावों से भरा हुआ था। घाव आकार में छोटे थे लेकिन गहरे थे और अनगिनत तरीकों से एक दूसरे को काट रहे थे। बाघ का सिर भी नहीं बचा था। उसका दृश्य अत्यंत दयनीय था। उस क्षण गोल्डन फर टाइगर किंग में उसकी कोई भी राजसी आभा नहीं बची थी। इसके बजाय ऐसा लग रहा था मानो वह अनगिनत गहरे घावों के साथ एक भयंकर युद्ध से बाहर आया हो।
बाघ का विशाल शरीर थोड़ा कांपा और उसकी आंखें डर से बेहोश पड़े जियान चेन को घूर रही थीं। उस क्षण जियान चेन के केंद्र में 100 मीटर के दायरे में मौजूद सारी घास और पेड़ अनगिनत टुकड़ों में कटकर हवा में तैरने लगे, जिससे आकाश एक ऐसे पाउडर से भर गया जिसने 100 मीटर के दायरे में धरती से आकाश के दृश्य को पूरी तरह से ढक दिया। आकाश इतना घना ढका हुआ था कि अगर कोई चारों ओर देखने की कोशिश करता तो उसकी दृष्टि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती। अविश्वास और सदमे से चारों ओर देखते हुए बाघ का शरीर और भी तेजी से कांप उठा। 5वीं श्रेणी के इस जादुई प्राणी के पास अपार ज्ञान था, और हालांकि यह मनुष्यों की तरह संवाद नहीं कर सकता था, फिर भी यह सोच सकता था। इसकी बुद्धि मनुष्य के बराबर थी, लेकिन इस समय स्वर्णिम फर वाले बाघ राजा को गहरा सदमा लगा था। जबकि एक 5वीं श्रेणी का जादुई प्राणी 100 मीटर के दायरे में किसी भी चीज को आसानी से नष्ट कर सकता है, पलक झपकते ही सब कुछ बारीक चूर चूर कर देना 6ठी श्रेणी के जादुई प्राणी के लिए भी असंभव था। पहले इस्तेमाल की गई तलवार की ऊर्जा की प्रबल मात्रा ने ही बाघ के हृदय को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था। पलक झपकते ही तलवार की ऊर्जा ने बाघ के शरीर पर अनगिनत गहरे घाव कर दिए थे, जिससे वह अपने जीवन के लिए भयभीत हो गया था। कुछ ही क्षणों में हवा में मौजूद बारीक पाउडर जमीन पर गिरकर धूल की एक परत बन गया। 100 मीटर के दायरे में जियान चेन के अलावा किसी भी जीवित प्राणी का कोई निशान नहीं था। धूल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि वह विशाल पेड़ भी गायब हो गया था जिसके सहारे जियान चेन झुका हुआ था। बाघ की छोटी छोटी आंखें चारों ओर घूमी और डर के मारे जोर से दहाड़ते हुए अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाकर भाग गया। उसकी गति जियान चेन का पीछा करते समय से भी तेज थी। बाघ के चले जाने के बाद पूरा इलाका एकदम शांत हो गया। जियान चेन बेहोश अवस्था में जमीन पर अकेला पड़ा रहा। उसके शरीर पर धूल की एक पतली परत जम गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और रात का आकाश शांत होता चला गया। चमकीला सूरज धीरे धीरे ऊपर उठा और सूर्य की एक तेज किरण बिखेरी जिससे धरती गर्म हो उठी। उस क्षेत्र पर पड़ती धूप जहां कोई वनस्पति नहीं थी, मानो धूप से जगमगाती जमीन सो रहे जियान चेन के लिए कालीन जैसी थी। शायद इसलिए कि उस रात 5वीं श्रेणी के जादुई जीव के बचे कुचे अंश महसूस किए जा सकते थे। कोई अन्य जादुई जीव उस क्षेत्र के पास नहीं आया था। यहाँ तक कि सबसे आम जंगली जानवर भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसलिए ये स्पष्ट नहीं था कि वे उस क्षेत्र में थे ही नहीं, या फिर उन्होंने पास आने की हिम्मत ही नहीं की। अचानक उस घेरे के भीतर जहां कोई वनस्पति नहीं थी, धूल का एक ढेर हिलने डुलने लगा। धूल का ढेर तेजी से हिला और धीरे धीरे खिसक गया, जिससे उसके नीचे एक व्यक्ति दिखाई देने लगा। पूरी रात धूल की परत में छिपी हुई आकृति जियान चेन की थी। अपने ऊपर लगे रहस्यमय पाउडर को झाड़ते हुए जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने नीला आसमान दिखाई दिया। जैसे ही जियान चेन ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, अचानक उसका दिमाग चौंक गया और उसे अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हो गया। शरीर में तीव्र दर्द महसूस करते ही जियान चेन चीख पड़ा। जमीन पर कमजोरी से लेटे हुए जियान चेन ने गहरी सांसें लीं। अपनी आत्मा के बल पर जियान चेन को अपने शरीर की स्थिति का पहले से ही अंदाजा था, भले ही उसने आंतरिक जांच न की हो। उसके प्रत्येक आंतरिक अंग को गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि वेक सिटी के ठीक बाहर होने के समय की तुलना में ये चोटें कम गंभीर थीं, लेकिन अन्य लोगों के लिए इस तरह की चोटें जानलेवा साबित हो सकती थीं। गोल्डन फर टाइगर किंग द्वारा बुरी तरह कुचले जाने के बाद उसकी छाती पहले से ही इतनी बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुकी थी कि उसकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। तभी जियान चेन को बेहोश होने से पहले गोल्डन फर टाइगर किंग के पंजों से हुए हमले की याद आई और एक पल के लिए उसका सिर कांप उठा। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे सिर्फ सन्नाटा ही दिखाई दिया। उसके चारों ओर का इलाका पूरी तरह खाली था, एक भी पौधा नहीं था। जमीन पर धूल की एक पतली परत जमी थी और गोल्डन फर टाइगर किंग का कोई निशान नहीं था। अध्याय 125। अरे सुनो। अपने आसपास के इलाके को देखकर जियान चेन सदमे में था और खाली निगाहों से इधर उधर देखता रहा। अजीब बात है, ये कहाँ है? गोल्डन फर टाइगर किंग कहाँ है? क्या किसी ने मुझे बचाया है? जियान चेन जमीन पर लेटा हुआ धीरे धीरे चारों ओर देख रहा था। उसका दिल तो जल्दी ही शांत हो गया था, लेकिन उसका दिमाग उस समय की यादों में खो गया था जब ज्वाला भाड़े के सैनिकों ने भागते समय उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। उन्होंने सुनहरे फर वाले बाघ राजा को रोकने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, जियान चेन का दिल एक बार फिर दुखने लगा। हालांकि वो फ्लेम मर्सिनरीज को 1 महीने से भी कम समय से जानता था, फिर भी उनके बीच एक सुखद दोस्ती थी। हालांकि दोस्ती बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में फ्लेम मर्सिनरीज के हर सदस्य ने शेर को रोकने और जियान चेन को भागने के लिए और समय देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हालांकि इसका मुख्य कारण ये था कि वे जानते थे कि वे किसी भी हालत में 5वें दर्जे के जादुई राक्षस से भाग नहीं सकते। फिर भी ये जियान चेन के लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक आघात था। अंकल केंडल, डियर, काबोल्स, चांग निंगफैंग, फूपो, जो दाकाई, जो शियाओकाई, शियाओदाओ और युनजुवान, चिंता मत करो। जब मुझ में पर्याप्त शक्ति आ जाएगी तो मैं अवश्य आऊंगा और तुम सबका बदला लूंगा। मैं स्वयं गोल्डन फर टाइगर किंग को मार डालूंगा और उसका सिर काट दूंगा। जियान चेन ने तीव्र क्रोध और हत्या की भावना के साथ शपथ ली। गहरी सांस छोड़ते हुए जियान चेन ने खुद को शांत करने की कोशिश की और एक बार फिर अपने आसपास का जायजा लिया। जियान चेन को संदेह था कि कहीं गोल्डन फर टाइगर किंग भाग तो नहीं गया, क्योंकि यह जगह उस जगह से बिल्कुल अलग लग रही थी जहां वह बेहोश होने से पहले था। ये कौन सी जगह है? आखिर मुझे किसने बचाया? जियान चेन ने संदेह से सोचते हुए अपने आसपास का जायजा लेना जारी रखा। छोड़ो इसे, अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। इस समय मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने घावों को ठीक करना है। इन भ्रामक विचारों से खुद को झटकते हुए उसने विश्वसार से प्राप्त प्रकाश संत शक्ति का उपयोग करके खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। विश्वसार से निकलने वाली विचित्र ऊर्जा तेजी से जियान चेन के चारों ओर एकत्रित होने लगी और एक निश्चित मात्रा में एकत्रित होने के बाद जियान चेन के शरीर को घेरने वाली ऊर्जा का रंग दूधिया सफेद हो गया।
प्रकाश में संत शक्ति लगातार जियान चेन के शरीर में प्रवेश करती रही और उसके घावों को भरती रही, जिससे वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। 4 घंटे बाद जियान चेन की हिम्मत आखिरकार टूट गई और उसके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसके घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन अब वे उसकी किसी भी बुनियादी शारीरिक क्रिया में बाधा नहीं डालेंगे। बची हुई प्रकाश संत शक्ति को बिखेरते हुए जियान चेन धीरे धीरे जमीन से उठा। अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर उसने अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से नए कपड़े निकाले। तभी जियान चेन को पूरी तरह से एहसास हुआ कि उसके चारों ओर कितना पाउडर फैला हुआ है। धीरे से जमीन पर झुककर उसने मुट्ठी भर पाउडर उठाया। यह न केवल ठंडा था बल्कि इसमें नमी भी थी, और जब उसने इसे सूंघा तो उसमें वनस्पति की हल्की सी महक आई। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां पाउडर को मसल रही थीं और उसकी आंखों में विस्मय का भाव था। क्या ये किसी पौधे की पिसी हुई धूल हो सकती है? उसने अपने चारों ओर फैले 100 मीटर के खालीपन को देखते हुए मन ही मन कहा। वृत्त के अंदर तो हर जगह पाउडर बिखरा हुआ था, लेकिन बाहर केवल लंबी घास थी। ये दृश्य देखकर जियान चेन का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसके मन में क्या विचार आया है। क्या इस इलाके की सारी घास धूल में बदल गई होगी? ये सोचकर जियान चेन को आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि बेहोशी की हालत में क्या हुआ था, लेकिन वह जानता था कि इस क्षेत्र में मौजूद हर एक वनस्पति को बारीक पाउडर में बदलना एक बेहद मुश्किल काम था। इस शक्तिशाली ऊर्जा को नियंत्रित करना भी आसान नहीं रहा होगा। सच में यहाँ क्या हुआ? जियान चेन ने बड़े संदेह और जिज्ञासा के साथ सोचा। वहां और अधिक देर रुकना न चाहते हुए जियान चेन ने सूर्य को दिशा निर्देशक मानकर जंगल से बाहर निकलने की दिशा में चलना शुरू कर दिया। जियान चेन बेहोशी की हालत में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचकर अपना मन परेशान नहीं करना चाहता था। कुल मिलाकर वह केवल इस बात को सौभाग्यशाली मानता था कि वह इस कठिन परिस्थिति से बच गया। जियान चेन के घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, इसलिए वह यात्रा करते समय बहुत सतर्क था। किसी भी जादुई जानवर से बचने के लिए वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। 2 दिन की यात्रा के बाद वह आखिरकार जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल आया। इसके अलावा उसके शरीर के सभी घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। जियान चेन गंभीर चेहरे के साथ घने जंगलों में इधर उधर भटक रहा था। ज्वाला भाड़े के सैनिक जब पहली बार अंदर आए थे तो उनके साथ 10 लोग थे, लेकिन बाहर निकलते समय केवल एक ही बचा था। जियान चेन के अलावा बाकी 9 भाड़े के सैनिक हमेशा के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में ही रह जाएंगे, चाहे उनके कंकाल हो या न हो। उसी क्षण 7 भाड़े के सैनिकों का एक समूह जियान चेन के पास से गुजरा। उनकी दिशा से ऐसा प्रतीत हुआ कि वे जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहे थे। समूह में एक 20 वर्षीय युवक था जो बेहद अभिमानी लग रहा था। उसके चारों ओर 40 वर्ष के 6 पुरुष थे जो उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि बीच में खड़े युवक की रक्षा कर रहे थे। उन 7 ने जियान चेन को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही 7 भाड़े के सैनिक जियान चेन के पास से गुजरे, उनमें से एक ने अचानक घमंड से कहा, बच्चे यहीं रुक जाओ। वह युवक जियान चेन से उम्र में बहुत बड़ा नहीं लग रहा था। जियान चेन ने मानो वह आवाज़ सुनी ही नहीं और वह गंभीर चेहरे के साथ सड़क पर चलता रहा। जियान चेन को अपनी ओर से अनदेखा करते देख युवक क्रोधित हो उठा। उसने पीछे हटते हुए जियान चेन को घूरते हुए एक बार फिर चिल्लाकर कहा, वहां जो लड़का बोरी जैसे कपड़े पहने खड़ा है, क्या तेरे कान काम कर रहे हैं? क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी? युवक का क्रोध चरम पर था और उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। जियान चेन का शरीर कुछ देर के लिए रुका। उसने अपना सिर उठाकर उस युवक की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? अरे वाह, अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा होता तो किससे बात कर रहा होता? यहाँ और कोई है ही नहीं, युवक ने अशिष्टता से जवाब दिया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके शब्द कितने विरोधाभासी थे। क्या वह और उसके साथ के 6 भाड़े के सैनिक भी इंसान नहीं थे? युवक की बातें सुनकर बाकी 6 भाड़े के सैनिकों की मांसपेशियां फड़क उठीं। वे हंसना चाहते थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। जियान चेन ने अपनी भौहें उठाईं और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। फ्लेम मर्सिनरी से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद जियान चेन का मूड अच्छा नहीं था और यहाँ तक कि उसके बोलने का तरीका भी काफी बदल गया था। युवक की आंखों में आक्रोश झलक रहा था। जियान चेन को उससे इतनी अभद्रता से बात करते देख वह बेहद क्रोधित हो गया था। बच्चे, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला से आए हो या नहीं? युवक की आवाज में पहले से कहीं अधिक तीखापन आ गया था और वह जियान चेन को शत्रुतापूर्ण ढंग से घूर रहा था। जियान चेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई और वह गुर्राते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? युवक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, यह तो बिल्कुल सही है। मुझे वहां साधना करने जाना है, इसलिए तुम अपने स्वामी के लिए मार्ग प्रशस्त करोगे, और अगर मैं तुमसे प्रसन्न हुआ तो तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। अध्याय 126 त्यानिक्सियोंग वंश। ये सुनकर जियान चेन का पहले से ही खराब मूड और भी बिगड़ गया। उसके दिल में अचानक हिंसक भावना उमड़ पड़ी। उसकी पहले की बेपरवाह और भावहीन आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने युवक को गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से मानो तेज तलवारें निकल रही हों और वह गुर्राते हुए बोला, दफा हो जाओ। तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे कहीं भी रास्ता दिखाने का हुक्म दो? जियान चेन के स्वर में एक कठोर जानलेवा आभा थी। जैसे ही जियान चेन ने बोलना समाप्त किया, बाकी 6 भाड़े के सैनिकों ने एक साथ चौंकते हुए जियान चेन पर अपनी निगाहें टिका दी। जियान चेन की शक्तिशाली और तीखी निगाहों का निशाना बनते देख युवक का दिल डर से कांप उठा और वह एक कदम पीछे हट गया। हालांकि कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्षण भर के लिए अपना आपा खो दिया था और उसके डरे हुए दिल में क्रोध उमड़ पड़ा। एक कुलीन व्यक्ति होने के नाते अपने से कुछ ही बड़े एक अज्ञात भाड़े के सैनिक द्वारा इस तरह धमकाया जाना उसके लिए एक ऐसा अपमान था जिसे वह कभी भुला नहीं सकता था। जियान चेन को गुस्से से घूरते हुए युवक आगे बढ़ा और जियान चेन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, बदबूदार बच्चे, तुमने मुझसे क्या कहा? क्यों न तुम इसे एक बार और बोलकर देखो?
जियान चेन की तीखी निगाहें युवक के चारों ओर खड़े 6 भाड़े के सैनिकों पर पड़ीं। एक नज़र में ही उनकी शक्ति का स्तर स्पष्ट हो गया। उनमें से एक शिखर संत गुरु था, 2 निम्न संत गुरु थे और बाकी 3 शिखर महान संत थे। ज्वाला भाड़े के सैनिकों की तुलना में शक्ति में यह अंतर बहुत बड़ा था। दफा हो जाओ, जियान चेन गुस्से से गुर्राया। हालांकि उसने युवक के चारों ओर मौजूद अंगरक्षकों की संख्या देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वह एक प्रभावशाली परिवार का बेटा है, लेकिन जियान चेन इस समय अकेला था और उसे किसी भी तरह की ताकत से डर नहीं था। उसके लिए ये युवक सिर्फ एक और परेशानी था। हालांकि जियान चेन को ये झुंझलाहट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन किसी भी हालत में वह इस व्यक्ति से माफी मांगने वाला नहीं था। युवक ने गंभीर भाव से जियान चेन की ओर देखा और 6 भाड़े के सैनिकों को आदेश दिया, इसे मेरे लिए पकड़ो। जी युवा स्वामी, एक व्यक्ति ने अपने हाथ फैलाकर तीर की तरह जियान चेन की ओर बढ़ते हुए उत्तर दिया। इस भाड़े के सैनिक के पास 30 वर्षों के साधना के बाद सर्वोच्च संत स्तर की शक्ति थी। उस भाड़े के सैनिक के लिए जियान चेन केवल एक नौजवान था जिसकी शक्ति इतनी महान नहीं हो सकती थी। यदि जियान चेन सर्वोच्च संत होता तो उसे पहले ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा मिल चुका होता, लेकिन भाड़े के सैनिक के सर्वोच्च संत होने के कारण जियान चेन को पकड़ना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जियान चेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसने बड़ी आसानी से दूसरे भाड़े के सैनिक का हाथ झटक दिया। तुम मुझे छूने की भी ताकत नहीं रखते। आमतौर पर जियान चेन इतनी नफरत और कठोरता से नहीं बोलता, लेकिन ज्वाला भाड़े के सैनिकों के कड़वे अंत ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया था। इसलिए अब वह पहले की तरह सभ्य नहीं रह गया था। इस युवक के घमंडी रवैये ने जियान चेन के पहले से ही खराब मूड को और भी खराब कर दिया। उसके दिल में जान से मारने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। जियान चेन के ये अपमानजनक शब्द सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा उतर आया। अपनी चरमसंत शक्ति से वह निस्संदेह इस 20 वर्षीय लड़के को आसानी से हरा सकता था। इस लड़के से बेरहमी से अपमानित होने के बाद उसने अपने सभी साथियों के साथ साथ उस धनी लड़के के सामने भी अपनी इज्जत खो दी थी, जो उसके भविष्य को प्रभावित कर सकता था। अगर उसने इस बदमाश को सबक नहीं सिखाया तो वह फिर कभी अपने साथियों के बीच सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने अब और संकोच न करने का निश्चय किया। उसने अपने हाथ में तलवार प्रकट की और उसमें अपनी आंतरिक संत शक्ति का संचार किया, जिससे वह तेजी से चमक उठी। घमंडी बच्चे, खुद ही पता लगा लो कि मैं तुमसे मुकाबला करने के काबिल हूं या नहीं। उस आदमी ने गरजते हुए जियान चेन के कंधे पर तलवार से वार किया। ठंडी सी सांस लेते हुए जियान चेन ने तुरंत अपनी लाइट विंग स्वॉर्ड प्रकट की और उसे आगे की ओर वार किया। तलवार के हिलते ही उसके पीछे एक चमकदार चांदी जैसी प्रकाश की किरण निकली। पश, अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तलवार जियान चेन तक पहुंचने से पहले ही लाइट विंग स्वॉर्ड ने उस व्यक्ति के गले में वार कर दिया था। उस आदमी का पूरा शरीर अचानक अकड़ गया और उसकी नज़र धीरे धीरे उस जगह पर पड़ी जहां जियान चेन ने उसे पतली तलवार से वार किया था। अविश्वास भरी एक आखिरी नज़र के साथ उस आदमी की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उदासी छा गई और वह दुखी चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अपने अधेड़ साथी को जियान चेन द्वारा मारे जाते देख युवक की रक्षा कर रहे अन्य 5 भाड़े के सैनिक स्तब्ध रह गए। उनकी बाहें क्षण भर के लिए उठी, फिर उन्होंने अपने पवित्र हथियार प्रकट किए और जियान चेन को एक बड़े खतरे के रूप में सतर्कता से देखने लगे। जियान चेन के बगल में गिरे हुए आदमी को देखकर युवक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उंगली उठाकर उसने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, हालांकि वह मन ही मन डरा हुआ था। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रक्षक को मारने की? क्या तुम मुझे जानते नहीं? क्या तुम जीने से थक गए हो? हालांकि युवक और जियान चेन की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन युवक का पालन पोषण सुरक्षित माहौल में हुआ था, इसलिए उसे न तो कोई अनुभव था और न ही उसने कोई कठिनाइयां झेली थीं। इसलिए जैसे ही उसने जमीन पर खून बहता देखा, उसकी कायरता तुरंत सामने आ गई। हालांकि उसने अपने कुल की ताकत का इस्तेमाल करके कई लोगों को धमकाया था, लेकिन वे लोग इतने कमजोर थे कि उसके खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करते थे। इस तरह उसका जीवन हमेशा सुचारू रूप से चलता रहा और वह हमेशा दूसरों को नीचा समझता था। लेकिन उसने जियान चेन जैसा कोई व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था, जो इतना निर्मम था और लोगों को ऐसे मारता था मानो ये रोज की बात हो। ऐसा दृश्य पहले कभी न देखने वाला वह युवक जियान चेन के तरीकों से बुरी तरह डर गया था। अचानक एक और हट्टा कट्टा भाड़े का सैनिक आगे बढ़ा और विनम्रता से उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, प्रिय जूनियर, हम त्यानिक्सियोन कबीले के सदस्य हैं और मैं आपका छोटा मालिक हूँ। अभी जो कुछ हुआ वह हमारी गलती थी, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। आशा है कि आप इस बात को नजरअंदाज कर देंगे। बोलने वाला ये भाड़े का सैनिक न तो चापलूसी भरा था और न ही अभिमानी। जियान चेन की बर्फीली ठंडी आंखें सामने खड़े समूह को घूर रही थीं और उसके पूरे शरीर से हत्या का भाव झलक रहा था। उनके करीब आते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तो आओ, अगर तुम लोग आज मेरे हाथों से बच निकले तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। अध्याय 127, कोई दया न दिखाएं। जियान चेन की बर्फीली ठंडी आंखें सामने खड़े समूह को घूर रही थीं और उसके चेहरे से हत्या का भाव झलक रहा था। उनके करीब आते हुए उसने कहा, तो लड़ो, जो भी आज मेरे हाथों से बच निकलेगा उसे बख्श दिया जाएगा। 5 भाड़े के सैनिकों के चेहरे सख्त हो गए जब पहले बोलने वाले ने आगे कहा, प्रिय मित्र, तुम्हें सचमुच अपने भले की समझ नहीं है। अगर हमारा मकसद युवा स्वामी को साधना के लिए जादुई पशु पर्वत श्रृंखला तक ले जाना न होता और कबीले के मुखिया ने हमें रास्ते में कोई गड़बड़ न करने के लिए न कहा होता, तो यह मामला सुलझाना मुश्किल होता। इतना ही नहीं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सबको मार सकते हो? हमारा त्यानिक्सियोन कबीला भले ही सबसे ताकतवर न हो, लेकिन हम भी आसानी से धमकाने लायक नहीं हैं। अधेड़ उम्र के भाड़े के सैनिक की बातों ने युवक को अपने कबीले की ताकत पर यकीन दिलाया और उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। हाँ, हमारे त्यानिक्सियोन कबीले को धमकाना इतना आसान नहीं है। वेक सिटी में कोई दूसरा कबीला नहीं है जो हमारे त्यानिक्सियोन कबीले से न डरता हो। लड़के, तुमने मेरे एक अंगरक्षक को मार डाला है, मेरे साथ वापस आओ और अपनी सजा भुगतो, वरना अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहो।
अपने बगल में बैठे युवक की बात सुनकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति मानो भौहें चढ़ाकर मन ही मन कह रहा हो, बेवकूफ। हालांकि वेक सिटी में त्यानिक्सियोन वंश का दबदबा था, लेकिन केवल वही एक जगह थी जहां उनका दबदबा था। वेक सिटी के भीतर भी त्यानिक्सियोन कबीला खतरनाक स्थिति में था। वेक सिटी तृतीय श्रेणी का शहर होने के बावजूद इसमें रहने वाले कबीलों की संख्या लगभग 20 थी। त्यानिक्सियोन कबीला देखने में स्वतंत्र लगता था, लेकिन असल में यह एक छल था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अच्छी तरह पता था कि त्यानिक्सियोन कबीला दिखने में भले ही अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली लगे, लेकिन वह अन्य सभी कबीलों के लिए एक कांटा बन चुका था। आखिरकार ऊंचे पेड़ पर ही सबसे ज्यादा हवा पड़ती है, और त्यानिक्सियोन कबीले से कमजोर न होने वाले कई कबीले उस पर पैनी नजर रखे हुए थे। मौका मिलते ही वे बिना किसी झिझक के हमला करके त्यानिक्सियोन कबीले के क्षेत्र को आपस में बांट लेंगे। त्यानिक्सियोन कबीले ने गुप्त रूप से शहर की लगभग 1/3 शक्ति पर कब्जा कर लिया था, और इस तरह के आकर्षक क्षेत्र को देखकर अन्य सभी कबीले ईर्ष्या कर रहे थे। इसके अलावा जादुई दानव पर्वत श्रृंखला से निकटता के कारण शहर में आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। शहर में नियमित रूप से आने वाले लगभग 99% लोग विभिन्न शक्तियों और प्रभाव वाले भाड़े के सैनिक थे। ये भी कहा जा सकता है कि शहर ड्रैगन और मछलियों से भरा हुआ था। हालांकि ऐसा लगता था कि त्यानिक्सियोन कबीले के कई विशेष संपर्क थे और उतने ही स्थायी भाड़े के सैनिक उनकी मुट्ठी में थे, फिर भी उतने ही कबीले और लोग थे जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते थे, अन्यथा उन्हें विनाश का सामना करना पड़ता। TL नोट: ड्रैगन और मछलियों का मतलब है बेईमान लोगों का ईमानदार लोगों के साथ मिला होना। जियान चेन ने इतनी तेजी से तलवार चलाकर एक शिखर संत को आसानी से मार डाला था, ये देखकर अधेड़ उम्र का भाड़े का सैनिक बेहद हैरान रह गया। इतनी तेज तलवार के वार को रोकने के लिए उसे भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती। अपने अनुभव के बल पर इन दो बातों से ही वह समझ गया कि जियान चेन का वंश काफी मजबूत है। जियान चेन को शायद किसी बेहद शक्तिशाली गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त था, वरना इतनी कम उम्र में वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था। इसलिए उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने त्यानिक्सियोन कबीले की एक समस्या को हल करने का प्रयास किया था। जैसे ही जियान चेन ने त्यानिक्सियोन कबीले के युवा स्वामी को ये बातें कहते सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। बिना कुछ कहे उसका शरीर हरकत में आया और वह तेजी से उस युवक की ओर दौड़ा। उसके हाथ में मौजूद प्रकाश पवन तलवार चांदी की तरह चमक उठी और बिजली की तरह फैल गई, जिसका निशाना युवक का गला था। हालांकि जियान चेन ये समझता था कि यह युवक त्यानिक्सियोन कबीले का प्रमुख सरदार है, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी भी किसी शक्ति या प्रभाव से भयभीत नहीं हुआ था। जियान चेन को अप्रत्याशित रूप से इतने दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते देख अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में भयंकर चमक थी और उसके हाथ में एक विशाल तलवार प्रकट हो गई। उस व्यक्ति ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और उसे तेजी से लहराया। लंबी तलवार चीखती हुई हवा को चीरती हुई जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार की ओर बढ़ी। हालांकि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अनुमान लगाया था कि जियान चेन के पीछे किसी प्रकार का बड़ा आपराधिक इतिहास होने की काफी संभावना है, लेकिन वह ऐसी चीजों से डरने वाला भी नहीं था। जियान चेन की तलवार की दिशा अचानक बदल गई। उसने तलवार उठाई और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ती तलवार का सामना करने के लिए पहल की। डिंग! जियान चेन की हल्की पवन तलवार और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की विशाल दोधारी तलवार के हवा में टकराने से लोहे के टकराने की ध्वनि गूंज उठी। दोनों तलवारों के टकराते ही एक शक्तिशाली ऊर्जा अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तलवार से होकर सीधे जियान चेन की हल्की पवन तलवार में प्रवाहित हो गई। जियान चेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने फुर्ती से अपने दाहिने हाथ से लाइट विंड स्वॉर्ड को नियंत्रित करते हुए उस व्यक्ति की तलवार से निकली शक्तिशाली ऊर्जा को झटक दिया। उसी समय उसने अपने पैर जमीन पर जमाए और तुरंत उस व्यक्ति के पीछे प्रकट हो गया। अपनी तेज तलवार की सारी खूबियों का प्रदर्शन करते हुए उसने केंद्रित हमलों की आंधी से उस व्यक्ति पर खुलकर हमला करना शुरू कर दिया। जियान चेन की शक्ति लगभग हर दिन बढ़ती जा रही थी। अब वह शिखर संत गुरु स्तर के उस अधेड़ व्यक्ति का सामना करने में कमजोर नहीं था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह अधेड़ व्यक्ति वास्तव में शक्ति प्रधान योद्धा नहीं था। संत शक्ति के मामले में वह जियान चेन से केवल थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, बाकी 4 अंगरक्षक भी तेजी से पीछे हटने लगे और त्यानिक्सियोन कबीले के नेता को अपने घेरे के भीतर कड़ी सुरक्षा में लपेट लिया। पलक झपकते ही अधेड़ व्यक्ति और जियान चेन के बीच दर्जनों वार हो चुके थे। जैसे जैसे वह हमला करता गया, अधेड़ व्यक्ति का डर बढ़ता गया। जियान चेन की तलवार सचमुच बहुत तेज थी। न केवल तलवार का हर वार अतुलनीय रूप से तेज था, बल्कि हर वार घातक भी था। देखने में तो तलवारबाजी बेतरतीब लग रही थी, लेकिन उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा था जिसे अधेड़ व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। जियान चेन का हर वार इतना सटीक था कि जियान चेन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद उसे उसमें कोई कमी नहीं दिखी। दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी खिंचती गई, जियान चेन की कमजोरियां भी बढ़ती गईं। जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि हर वार से बचने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही थी। हालांकि अभी तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन अगर समय और बीतता गया तो उसे देर सवेर हार का सामना करना ही पड़ेगा। और चूंकि जियान चेन की तलवार बिजली की तरह तेज थी, इसलिए खुद का बचाव करने का समय और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हे फ्रांसिस, आओ और मेरी मदद करो। तियानफेंग, जाओ और छोटे मालिक की रक्षा करो और उन्हें बाहर ले आओ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातें सुनकर युवक की रक्षा कर रहे अंगरक्षकों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। वे दोनों ही जियान चेन से लड़ रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ताकत को अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शिखर संत गुरु स्तर का होने के बावजूद उसे भी अतिरिक्त सहायता बुलानी पड़ेगी। इससे वे सचमुच चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियान चेन, जो देखने में 20 साल का भी नहीं लगता, इतनी ताकतवर हो सकता है। अध्याय 128 वन युद्ध। चारों अंगरक्षक तुरंत अलग हो गए और 2 लोग अपने पवित्र हथियारों को उठाकर जियान चेन की ओर दौड़े।
वे तेजी से युद्ध में शामिल हो गए और सर्वोच्च संत गुरु की शक्ति वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ मिलकर जियान चेन पर हमला करने लगे। अभी अभी शामिल हुए अंगरक्षक टुकड़ी के एकमात्र 2 प्राथमिक संत गुरु थे। उनके शामिल होते ही जियान चेन पर दबाव काफी बढ़ गया। हालांकि केवल अपने गहन चरणों और तेज तलवार के बल पर वह अभी भी तीनों संत गुरुओं के बराबर था और उसमें किसी भी तरह की कमजोरी के कोई संकेत नहीं थे। युवक को भी थोड़ा डर महसूस हुआ। अन्य 2 शिखर महान संत अंगरक्षकों की सुरक्षा में वह तेजी से उस क्षेत्र से निकल गया और कुछ ही देर में बिना किसी निशान के गायब हो गया। हालांकि जियान चेन को युवक के जाने का आभास हो गया था, फिर भी उसने उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की। उसके सामने मौजूद तीनों संत मास्टर अंगरक्षक उसे जाने और त्यानिक्सियोंग कबीले के युवा स्वामी को नुकसान पहुंचाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देते। जियान चेन ने जंगल में त्यानिक्सियोंग शियोंग कबीले के उन 3 अंगरक्षकों के साथ भीषण लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई से आसपास के कई जीव जंतु प्रभावित हुए और जल्द ही पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया। कई मोटे और मजबूत पेड़ भी बीच से कट गए थे। एक बार फिर बगल से उसकी ओर आती हुई विशाल तलवार से बचते हुए जियान चेन ने प्राथमिक संत गुरु पर एक भयंकर हमला किया और उसे भेदने की तैयारी की। तलवार के हवा को चीरने की आवाज गूंजते ही जियान चेन की हल्की पवन तलवार अचानक धुंधली सी हो उठी और असंख्य धारों के रूप में तेजी से प्राथमिक संत गुरु की ओर बढ़ी। इससे वह घबरा गया और उसे बचाव करने का समय नहीं मिला। आखिरकार जियान चेन ने उस व्यक्ति के बचाव में छेद कर दिए। इन्हीं छेदों में से एक का फायदा उठाते हुए हल्की पवन तलवार अचानक कांप उठी और चांदी जैसी बिजली की एक चमक पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ी। प्राथमिक संत गुरु के प्रतिक्रिया करने से पहले ही हल्की पवन तलवार उनके गले में गहराई तक धंस गई और खून से लथपथ नोक गर्दन के दूसरी तरफ से बाहर निकल आई। हेल, उस आदमी को गले में चाकू भोंकते देख बाकी 2 लोगों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वे शोक से भरी आवाज में चिल्ला उठे। जियान चेन का हाथ जरा भी नहीं रुका। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने उस आदमी के गले को भेदा, उसने तुरंत उसे बाहर खींच लिया और अपना ध्यान बाकी दोनों पर केंद्रित कर दिया। उसका शरीर पलक झपकते ही बिना किसी आभास के एक दानव की तरह प्राथमिक संत गुरु के सामने प्रकट हो गया। लाइट विंड स्वॉर्ड एक बार फिर चांदी की बिजली की तरह चमकी और आगे बढ़ी। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का चेहरा एकदम बदल गया। जैसे ही उसने प्रकाश पवन तलवार को अपनी ओर आते देखा, उसने तुरंत अपना पवित्र हथियार उठाया और उसे अपने गले के सामने कर लिया। अचानक तेज गति से आती हुई प्रकाश पवन तलवार नीचे की ओर गिरी, मानो उस व्यक्ति के शरीर की रक्षा कर रही बड़ी तलवार को चकमा दे रही हो और उसके पवित्र हथियार के नीचे से एक तीव्र झुकाव के साथ उसकी ओर बढ़ने लगी। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति लाइट विंड स्वॉर्ड के अचानक हुए परिवर्तन पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। अंततः उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं जब तलवार उसके गले को गहराई से भेद गई। उसी क्षण जियान चेन के पीछे से एक तेज ठंडी हवा गुजरी। एक विशाल 3 इंच चौड़ी 2धारी तलवार ने अत्यंत शक्तिशाली संत शक्ति के साथ हवा में प्रहार किया। जियान चेन तक पहुंचने से पहले ही उससे उत्पन्न हवा के दबाव के कारण जियान चेन के कपड़े उसकी पीठ से कसकर चिपक गए। ठंडी हवा का एहसास होते ही जियान चेन ने तुरंत उस आदमी के गले से अपनी तलवार निकाल ली और बिना किसी झिझक के अपनी तलवार से अपना मोर्चा संभालने के लिए मुड़ गया। क्लैंग, शक्तिशाली संत शक्ति से युक्त विशाल 2धारी तलवार प्रकाश पवन तलवार से जोरदार तरीके से टकराए। इससे उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा ने जियान चेन को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। लगातार हमलों से जियान चेन को पीछे धकेलने के बाद उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की निगाह उस अंगरक्षक पर पड़ी जिसे जियान चेन ने गले में छुरा घोंप दिया था। उसके गले से फव्वारे की तरह लाल खून बह रहा था। उसकी आंखों से जीवन धीरे धीरे क्षीण होने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव जमे हुए थे। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। लाल आंखों से वह आदमी खून के प्यासे खूंखार जानवर की तरह जियान चेन को घूर रहा था। क्रोध से भड़कते हुए उसने कहा, आज अगर मैं मर भी जाऊं तो भी अपने भाइयों का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा सिर काट दूंगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी के हाथों में मौजूद बड़ी तलवार में शक्तिशाली संत शक्ति एकत्रित होने लगी। उसने तलवार की नोक ऊपर उठाए और अपने पैरों से जोरदार धक्का देकर तेजी से जियान चेन पर हमला कर दिया। जियान चेन की निगाहें उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर टिक गईं और उनकी निगाहें सख्त हो गईं। लाइट विंड स्वॉर्ड पर उनकी पकड़ और कस गई। उन्हें उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की उन्हें जान से मारने की योजना का भनक से अंदाजा हो गया था। मृत्यु से बेखौफ इस शिखर संत गुरु के सामने जियान चेन मुश्किल में थे। आखिर उनकी वर्तमान शक्ति तो केवल मध्य स्तर के महान संत की थी। शिखर संत गुरु और उनकी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। तलवार के चारों ओर फैली घनी धुंधली सफेद रोशनी की परत पहले से कहीं अधिक सघन थी। हल्की हवा की तलवार से भारी लेकिन भेदक तलवार ऊर्जा हल्की हल्की निकल रही थी। जैसे ही अधेड़ उम्र का व्यक्ति आगे बढ़ने ही वाला था, जियान चेन का दाहिना कंधा अचानक हिल गया और उसके हाथ में मौजूद हल्की हवा की तलवार हवा को चीरते हुए बाहर की ओर निकली। सुई जैसी पतली चांदी के रंग की तलवार ऊर्जा तलवार की नोक से निकली और इतनी तेजी से अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ी कि उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। तलवार की इस सूक्ष्म लेकिन सघन ऊर्जा को देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। तलवार इतनी तेजी से उसकी ओर आई कि उसे बचने का समय ही नहीं मिला। इसलिए कोई और विकल्प न होने पर उस व्यक्ति ने अपनी बची हुई सारी संत शक्ति को तलवार में समाहित करते हुए उसे नीचे की ओर घुमाया। जैसे ही उस आदमी की विशाल 2धारी तलवार जियान चेन की तलवार ऊर्जा से परिपूर्ण तलवार से टकराई, तलवार ने कुछ मामूली रुकावटों के बाद तलवार ऊर्जा को आसानी से बिखेर दिया। उसी समय जियान चेन अचानक अपने से कुछ मीटर आगे खड़े उस आदमी की ओर इस तरह बढ़ा कि वह एक धुंधले से दृश्य की तरह दिखाई देने लगा और उसकी हल्की हवा वाली तलवार हमले के लिए तैयार थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत अपनी बड़ी तलवार वापस खींचकर जियान चेन के हमले को रोक दिया। इसके बाद दोनों एक बार फिर से जोरदार लड़ाई में भिड़ गए। अपने पिछले लोक में जियान चेन की तलवारबाजी चरम पर पहुंच चुकी थी और भले ही यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति उससे अधिक बलवान था, तलवारबाजी के मामले में उसका ज्ञान उसके सामने नगण्य था। उसकी तलवार की गति अकल्पनीय थी और उसके इस्तेमाल का तरीका पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुका था।
उस बलवान अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने जियान चेन की तलवार का वह ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी रक्षात्मक क्षमता उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। जियान चेन ने तेजी और सटीकता से उस आदमी के शरीर के हर हिस्से पर हमला करना शुरू कर दिया। अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए तलवार की गति इतनी तेज हो गई थी कि उसे देखना लगभग नामुमकिन था। और इसी के साथ जियान चेन ने उस आदमी पर लगातार इतनी तेजी से हमला किया कि उसका विरोध करना एक मुश्किल काम बन गया। इसके अलावा लाइट विंड स्वॉर्ड का हर हमला घातक था। इस वजह से उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जियान चेन को गंभीर रूप से घायल करने का मौका गंवाना पड़ा और खुद घायल होने का जोखिम उठाना पड़ा। इस समय उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। साथ ही उसे त्यानिक्सियोंग शियोंग कबीले के युवा स्वामी से घोर घृणा हो रही थी। असल में ये यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही थी। दुर्भाग्य से त्यानिक्सियोंग शियोंग कबीले के इस युवा स्वामी ने, जिसे आसमान जमीन का कोई ज्ञान नहीं था, जानबूझकर अपने सामने खड़े इस दुष्ट को उकसाने का फैसला किया था। अनजाने में थोड़ी बहुत मुसीबत में पड़ना ठीक था, लेकिन अंत में इसका नतीजा ये हुआ कि उसके 2 परिचित भाई, जिन्हें वह कई सालों से जानता था, मारे गए। इसके अलावा वह खुद भी अब एक खतरनाक स्थिति में फंस गया था। आज के बाद शायद ही उसके बचने की कोई उम्मीद हो। कुछ देर तक दोनों के बीच बिजली की तरह तेज प्रहार होते रहे। अंततः अधेड़ उम्र का व्यक्ति समय पर बचाव करने में असमर्थ रहा और जियान चेन की सांप जैसी तेज हवा की तलवार ने उसके दिल में वार कर दिया। अध्याय 129 दरवाजे पर मुसीबत। अपनी आंखों में सुस्ती लिए दिल की ओर बढ़ती तलवार को देखते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 20 साल से कुछ ही अधिक उम्र के एक ऐसे लड़के से हार जाना जिसकी ताकत महान संत के शिखर स्तर तक भी नहीं थी, सचमुच अपमानजनक था। त्यानिक्सियोन कुल के युवा गुरु के घमंड भरे शब्दों के कारण उनकी 50 वर्षों की साधना एक 20 वर्षीय युवक के हाथों व्यर्थ हो गई। सुनसान जगह पर एक ही पल में उनका जीवन नष्ट हो गया। इस तथ्य के बारे में सोचते ही वह व्यक्ति दुख से लगभग रो पड़ा। जैसे जैसे उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे उनसे विलीन होती गई, उनकी चमकीली और निर्मल आंखें धुंधली होती गईं और उनका मजबूत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को पीछे खींच लिया। तलवार से खून ऐसे बह रहा था मानो वह जीवित हो, धीरे धीरे नोक पर इकट्ठा होकर बूंद बूंद करके जमीन पर गिर रहा था। कुछ लड़ाइयों के बाद उबड़ खाबड़ मिट्टी खून से लथपथ हो गई थी। जियान चेन ने धीरे धीरे सांस ली। 2 प्राथमिक संत गुरुओं और एक शिखर संत गुरु पर हमला करने में जियान चेन की काफी ऊर्जा खर्च हो गई थी। 3 ऐसे प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हुए जिनकी शक्ति उससे कहीं अधिक थी, जियान चेन ने पहले ही अपना पूरा प्रयास कर लिया था। यदि उसने कुछ समय तक साधना न की होती और मध्य महान संत के रूप में अपनी आधारभूत शक्ति में काफी वृद्धि न की होती, तो संभवतः उसे इन तीनों संत गुरुओं को मारने में बहुत अधिक समय लग जाता। हालांकि तीनों लोगों को मारने के बाद कैप्टन केंडल और अन्य लोगों की मौत से जियान चेन का दुख काफी हद तक कम हो गया था। जियान चेन की निगाहें तीनों शवों पर बेपरवाही से घूमी और अंत में उनकी स्पेस बेल्ट्स पर टिक गईं। कुछ हिचकिचाहट के बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बेल्ट्स को उठाकर उनके अंदर की सामग्री की जांच करने लगा। क्योंकि जियान चेन ने अपनी साधना में औसत व्यक्ति की तुलना में 100 गुना अधिक राक्षस कोर का उपभोग किया था, इसलिए उसे इनकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। इसके अलावा जियान चेन के पास इतनी बड़ी मात्रा में राक्षस कोर खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं था। यही कारण था कि वह सबसे अधिक राक्षस कोर प्राप्त करना चाहता था। वह इन्हें केवल जादुई प्राणियों को मारकर या शवों से प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा तियान युआन महाद्वीप में मृत व्यक्ति से वस्तुएं लेना एक अत्यंत सामान्य बात थी। आखिरकार तियान युआन महाद्वीप में होने वाली 30% या उससे अधिक लड़ाइयां इसलिए होती थीं क्योंकि लोग दूसरे पक्ष की वस्तुओं की तलाश में होते थे। तीनों स्पेस बेल्ट हटाने के बाद जियान चेन ने उनके अंदर रखी चीज़ों का निरीक्षण किया। हालांकि ये तीनों संत गुरु थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे धनी नहीं थे। कुछ रोजमर्रा की चीज़ों और शिविर के औजारों के अलावा उनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं था। अंत में जियान चेन केवल 10 बैंगनी और सोने के सिक्के, 15 द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर और 5 तृतीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर ही निकाल पाया। बिना किसी झिझक के जियान चेन ने मॉन्स्टर कोर को अपने स्पेस बेल्ट में रख लिया। उसकी नज़र वापस 10 बैंगनी और सुनहरे सिक्कों पर पड़ी और कुछ देर सोचने के बाद उसने उन्हें भी उठा लिया। हालांकि यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन आम लोगों के लिए ये काफ़ी धन था। इसे यूं ही फेंक देना व्यर्थ और खेदजनक था। सब कुछ समेटने के बाद जियान चेन ने तीनों स्पेस बेल्ट को एक तरफ फेंक दिया। लाशों को साफ करने की जहमत उठाए बिना वह सीधे उस जगह से चला गया। जब तक वह वेक सिटी लौटा तब तक आसमान में अंधेरा छा चुका था। होटल में कुछ खाना खाने के बाद जियान चेन ने एक कमरा मांगा और सो गया। जियान चेन ने सिर्फ एक साधारण कमरा मांगा था, इसलिए उसका लेआउट बेहद सरल था। उसमें एक लकड़ी की मेज, कुछ कुर्सियां और एक पलंग था। इनके अलावा और कुछ नहीं था। फिर भी कमरा बेहद साफ सुथरा था, यहाँ तक कि उसे बिल्कुल बेदाग कहा जा सकता था। उस रात आकाश में ऊंचाई पर चमकता हुआ पूरा चांद चांदी की चमकीली किरणें बिखेर रहा था, जिससे पूरा काला आकाश हल्की चांदी जैसी रोशनी से जगमगा रहा था। यहाँ तक कि बिखरे हुए पतले बादल भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जियान चेन अपनी कुर्सी खिड़की के पास ले गया और सिर उठाकर बैठ गया। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था और ऊपर चमकते गोल चांद को देख रहा था। शायद ये कहना ज्यादा उचित होगा कि वह सुस्ती भरी तन्मयता में था। जियान चेन लगातार पिछले 2 दिनों की घटनाओं को याद कर रहा था। फ्लेम मर्सिनरी ग्रुप का पीछा करते हुए उन्हें 5वीं श्रेणी के जादुई दानव गोल्डन फर टाइगर किंग ने घेर लिया था, और अंततः समूह के सदस्यों ने दानव को रोकने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जियान चेन को ढाल बनाकर भागने में उनकी मदद की। हालांकि 2 दिन बीत चुके थे और फ्लेम मर्सिनरीज की मृत्यु का दुख काफी हद तक कम हो गया था, फिर भी जियान चेन उस दृश्य को भुला नहीं पा रहा था। वह घटना उसकी आत्मा की गहराई में अंकित हो गई थी और संभवतः वह जीवन भर उसे कभी नहीं भूल पाएगा। ये कहा जा सकता है कि वह और फ्लेम मर्सिनरीज अजनबी थे जो संयोग से एक दूसरे से मिले थे।
हालांकि पिछले कुछ दिनों में उनके बीच संबंध काफी घनिष्ठ हो गए थे, फिर भी उन्होंने जियान चेन को बचाने और उसे भागने में मदद करने के लिए मरने का विकल्प चुना। हालांकि इसमें कुछ स्वार्थ भी शामिल था, लेकिन वे सभी समझते थे कि गोल्डन फर टाइगर किंग के पीछा करने के सामने उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये जानते हुए भी उनके इस कार्य ने जियान चेन के दिल पर गहरा प्रभाव डाला था। कैप्टन केंडल, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि फ्लेम मर्सिनरी ग्रुप महाद्वीप का नंबर 1 भाड़े का सैनिक समूह बन जाए। खिड़की के पास बैठे जियान चेन के मन में एक दृश्य उभर आया। उसकी पहले बेजान आंखों में धीरे धीरे चमक लौट आए। उसने मुट्ठी भींचते हुए बुदबुदाया, कैप्टन केंडल, आप फ्लेम मर्सिनरी समूह में सबसे ताकतवर थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस समय आप सबसे पहले इस दुनिया से विदा होंगे। इन बीते दिनों में तुमने ही मेरी सबसे ज्यादा परवाह की। अब जब तुम चले गए हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी इच्छा पूरी करने की कसम खाता हूँ। मैं जियान चेन कसम खाता हूँ कि मैं अपना पूरा जीवन फ्लेम मर्सिनरी ग्रुप को तियान युआन महाद्वीप का नंबर 1 भाड़े का सैनिक समूह बनाने में लगा दूंगा। जियान चेन ने दृढ़ता से कहा। जियान चेन ने कैप्टन केंडल द्वारा दी गई स्पेस बेल्ट खोली। वह अपने हाथ में पकड़ी बेल्ट को टकटकी लगाकर देखता रहा, मानो किसी सम्मोहन में हो, क्योंकि केंडल ने बेल्ट सौंपते समय जो शब्द कहे थे वे उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। जियान चेन, मना मत करो। अगर हम इस जंगल से जिंदा नहीं निकल पाए तो हमारे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर हम सब यहीं मर गए तो उनका जीवन असहनीय रूप से कष्टदायी हो जाएगा। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और यहाँ तक कि मेरा इकलौता बच्चा भी मेरी मृत्यु के बाद के दिन जी पाएंगे या नहीं, ये सब तुम पर निर्भर करेगा। जियान चेन ने एक गहरी सांस ली। उसे अचानक बहुत अपराध बोध हुआ। कैप्टन केंडल ने अपनी मृत्यु से पहले ये स्पेस बेल्ट उसे सौंप दी थी और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी जियान चेन को दी थी। लेकिन अब भी जियान चेन को कैप्टन केंडल के परिवार के सदस्यों के नाम या उनके रहने का पता नहीं था। अब उसे क्या करना चाहिए था? तभी अचानक जियान चेन का दिल चिंता से भर गया। अगर कैप्टन केंडल ने अपने परिवार की देखभाल का जिम्मा जियान चेन को सौंपा था तो जियान चेन को लगा कि कैप्टन केंडल का परिवार निश्चित रूप से बेहद गरीब होगा। कैप्टन केंडल, जो उनके जीवन का सहारा थे, उन्हें खोने के बाद उनका परिवार भला कैसे सुखमय जीवन जी पाएगा? जब जियान चेन ने सोचा कि अब से केंडल के परिवार का जीवन कितना कठिन हो जाएगा तो उसका दिल घबराहट से भर गया। वह जल्द से जल्द केंडल के परिवार को ढूंढना चाहता था और उन्हें वह सब कुछ देना चाहता था जो कैप्टन केंडल ने जियान चेन को सौंपा था, ताकि वे सुखी जीवन जी सकें। जियान चेन आधी रात खिड़की के पास बैठा रहा, फिर अंत में साधना करने के लिए अपने बिस्तर पर लौट आया। इस समय जियान चेन को और भी अधिक मजबूत होने की आवश्यकता थी। रात शांत थी और बिना किसी घटना के जल्दी से बीत गई। अगली सुबह साधना में लीन जियान चेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक उसके मन में एक बुरी आशंका जाग उठी। जियान चेन बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। एक नज़र में ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। होटल के बाहर सैकड़ों लोग सफ़ेद वस्त्र पहने खड़े थे। सभी ने एक समान पोशाक पहनी हुई थी। इससे स्पष्ट था कि वे एक ही शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जियान चेन ने अचानक देखा कि लोगों के समूह के बीच में तियानिक्सियोन कबीले का वह युवा सरदार था जो कल उससे बचकर भागा था। अध्याय 130। रेस्टोरेंट में फंसा हुआ। रेस्तरां के बाहर लोगों के समूह को देखकर जियान चेन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तियानिक्सियोन कबीले के युवा स्वामी को बीच में खड़े देखकर ही वह समझ गया था कि इन लोगों के इतनी सुबह यहाँ इकट्ठा होने का कारण वही है। आखिरकार कल उसने न केवल तियानिक्सियोन कबीले के युवा स्वामी के खिलाफ अपराध किया था, बल्कि कबीले के 3 शक्तिशाली अंगरक्षकों की हत्या भी कर दी थी। संक्षेप में, उसने कल ही तियानिक्सियोन कबीले की घृणा अर्जित कर ली थी। आखिरकार वेक सिटी जैसे दूरस्थ स्थान में पीक सेंट मास्टर्स को अभी भी बहुत कुशल माना जाता था। वेक सिटी में चाहे कोई भी कबीले का हो, पीक सेंट मास्टर्स का पद काफी ऊंचा होता था। यदि कोई कुल बिना किसी कारण के एक शिखर संत गुरु और 2 प्राथमिक संत गुरुओं को खो देता है और अपनी प्रतिष्ठा वापस नहीं पा पाता तो शहर में उस कुल की सैन्य शक्ति निस्संदेह काफी कम हो जाएगी। ये कुल के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस समय पूरा रेस्टोरेंट तियानिक्सियोन कबीले से घिरा हुआ था। बिना किसी को पता चले यहाँ से निकलना नामुमकिन था। जियान चेन को मजबूरी में अपना कमरा छोड़कर रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार की ओर चलना पड़ा। हालांकि उसकी मौत नजदीक आ रही थी और सामने सैकड़ों लोग और कुछ ताकतवर विशेषज्ञ भी थे, फिर भी जियान चेन के चेहरे पर घबराहट या चिंता का कोई निशान नहीं था। वह हमेशा की तरह शांत दिख रहा था। जब जियान चेन सीढ़ियों से नीचे उतरकर रेस्तरां के निचले तल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत से लोग जमा थे। नाश्ते का व्यस्त समय था और लॉबी में सभी मेजें कटोरियों और व्यंजनों से भरी हुई थीं, जिनसे मांस की मनमोहक खुशबू आ रही थी। हालांकि उनमें से एक भी व्यक्ति उन मेजों पर बैठकर भरपूर नाश्ते का आनंद नहीं ले रहा था। इसके बजाय वे सभी अपनी सीटों से उठते हुए बड़बड़ा रहे थे और गुस्से से भरे चेहरों के साथ धीरे धीरे दरवाजे से बाहर जाने लगे। वह तियानिक्सियोन कबीला हद से ज्यादा घमंडी है। मैं यहाँ आराम से खाना खा रहा था, तभी अचानक उन्होंने हम सबको जाने का हुक्म दे दिया। तुम लोग जो भी फालतू की हरकतें करते हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस अपना खाना खा रहे हैं, हम तुम्हें परेशान तो नहीं करेंगे। जी हाँ, तियानिक्सियोन कबीला सचमुच खुद को वेक सिटी का नंबर 1 कबीला समझता है। छोटा कबीला होने के बावजूद वे अनुशासनहीन और बेलगाम हो गए हैं। जब उनका सामना तियान युआन महाद्वीप के उन प्रसिद्ध विशेषज्ञों से होगा तो वे पलक झपकते ही नष्ट हो जाएंगे। रेस्तरां में खाना खा रहे अधिकांश लोग भाड़े के सैनिक थे। उनमें से कुछ गुस्सैल और साहसी लोग निकलते समय बड़बड़ाए, लेकिन उन्होंने अपनी शिकायतें बहुत धीमी आवाज में कहीं, मानो आपस में ही बुदबुदा रहे हों। किसी ने भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बावजूद सभी सैनिक एक समान शारीरिक शक्ति के थे और उन्हें वे बड़बड़ाहटें साफ सुनाई दे रही थीं।
रेस्तरां में मौजूद कुछ व्यापारियों में से अधिकांश ने अपने चेहरे पर असंतोष का कोई संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे आज्ञाकारी होकर अपनी सीटों से उठे और जल्दी से रेस्तरां से बाहर चले गए। केवल कुछ ही व्यापारी बचे थे जिनमें थोड़ी बहुत हिम्मत थी। उन सभी के चेहरे पर घोर असंतोष के भाव थे। वे लगभग सभी विदेशी थे और यद्यपि वे त्यानिक्सियोन कबीले से डरते नहीं थे, लेकिन एक शक्तिशाली अजगर भी एक सांप को नहीं दबा सकता। ये स्पष्ट था कि वे इतनी छोटी सी बात पर त्यानिक्सियोन कबीले के विरुद्ध जाकर अपने लिए और अधिक मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे। इसलिए अंततः वे सभी भी रेस्तरां से बाहर चले गए। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर सफ़ेद वस्त्र पहने 4 अधेड़ उम्र के पुरुष पहरा दे रहे थे। उनकी शक्तिशाली बिजली जैसी निगाहें लगातार बाहर निकलने वाले लोगों पर टिकी हुई थीं। हालांकि उन्होंने कुछ भाड़े के सैनिकों को त्यानिक्सियोन कबीले को असंतुष्टि में कोसते हुए सुना था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने गालियां सुनी ही न हो। रेस्तरां में मौजूद भाड़े के सैनिकों में से काफ़ी लोग विदेशी थे जिन्हें किसी न किसी स्तर पर शक्ति का समर्थन प्राप्त था, या वे किसी भाड़े के सैनिकों के समूह का हिस्सा थे। हालांकि त्यानिक्सियोन कबीला खुद को वेक शहर का अग्रणी कबीला घोषित करता था, लेकिन वे किसी भी बाहरी शक्ति को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनमें से कुछ इतने शक्तिशाली थे कि त्यानिक्सियोन कबीला भी उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के सारे ग्राहक चले गए। इतने बड़े रेस्टोरेंट में बस कुछ नौकर ही बचे थे जो स्तब्ध खड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। रेस्टोरेंट का मालिक भी एक तरफ खड़ा था, चिंता से भरा हुआ, खाली रेस्टोरेंट को घूरता हुआ। उसके चेहरे पर वो दर्द झलक रहा था जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। उसकी काफ़ी आमदनी खत्म हो गई थी। उस समय मालिक और नौकरों के अलावा रेस्तरां में केवल जियान चेन ही मौजूद था। यहाँ तक कि ऊपरी मंजिल पर आराम कर रहे ग्राहकों को भी रेस्तरां के नौकरों द्वारा जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था। जियान चेन आराम से कुर्सी पर बैठा था और रेस्तरां के बाहर डटे त्यानिक्सियोन कबीले के लोगों के समूह को उत्सुकता से देख रहा था। उसका चेहरा एकदम शांत था। हालांकि जियान चेन बाहर से बेफिक्र लग रहा था, लेकिन असल में उसने बहुत पहले ही अपनी सतर्कता बढ़ा ली थी। आखिरकार इस बार वे बुरे इरादों से आए थे। इसके अलावा उसे स्पष्ट रूप से आभास हो रहा था कि इन लोगों में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ मौजूद हैं। उसी क्षण त्यानिक्सियोन कबीले का वह युवा स्वामी, जिससे जियान चेन की कल जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में मुलाकात हुई थी, अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों की सुरक्षा में रेस्तरां में दाखिल हुआ। रेस्तरां में प्रवेश करते ही युवा स्वामी की निगाह कुर्सी पर बैठे हुए व्यंग्यपूर्ण लहजे में जियान चेन पर पड़ी। युवा स्वामी की आंखों में एक भयावह चमक दिखाई दी। बदमाश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज भी यहाँ होगे। कल मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, आज मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, युवा मालिक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने जियान चेन की ओर देखते हुए कहा, तो क्या हुआ, डर गए? अब पछतावा हो रहा है? युवक के पीछे खड़े त्यानिक्सियोन कबीले के सभी सदस्यों ने जियान चेन को तीक्ष्ण निगाहों से देखा। जियान चेन ने हल्के से तिरस्कार भरी आवाज निकाली। उसकी निगाहें युवा मालिक के पीछे खड़े लोगों की भीड़ पर घूमी और उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लगता है कि इतने सारे लोग मुझे डराने के लिए काफ़ी हैं? तुम कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वासी हो रहे हो। त्यानिक्सियोन कबीले के युवा स्वामी ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा घमंडी हो। फिर भी तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करने की क्षमता की मैं तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। ऐसे मौके पर भी तुम अपनी गलती नहीं मान रहे और न ही मेरे सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि त्यानिक्सियोन कबीले के इतने सारे विशेषज्ञों के सामने तुम आज जिंदा बच जाओगे? और मैं आज अपने साथ कम से कम 100 लोग लाया हूँ, युवा स्वामी ने बेजोड़ आत्मविश्वास से कहा। उनके अनुसार वह आज जियान चेन को निश्चित रूप से हरा देंगे। इन शब्दों को सुनकर जियान चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी अभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके जैसे अमीर माता पिता के विलासी बेटे से, जो कभी दुनियादारी नहीं जानता था, बात करना बेहद मनोरंजक था। तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे जब मैं कहता हूं कि मैं न केवल आज यहाँ से चला जाऊंगा, बल्कि साथ ही साथ आपके सभी सैनिकों को भी नष्ट कर दूंगा? बोलते बोलते जियान चेन का स्वर धीरे धीरे और गंभीर होता गया। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।